हर हर महादेव बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो, अच्छी बात है। तो अपनी इंडेक्स 23 बोरिंग कॉस्ट चल रही थी और इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। जैसे हम लोगों ने पढ़े थे कि बोरिंग कॉस्ट क्या हो। देखो, मैंने आपको बताया था कि हम लोग जब भी अपनी नई क्लास शुरू करेंगे तो हम लोग पुराना पिछला जो भी अपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करेंगे। तो हम लोगों ने 23 में क्या पढ़ा? आप लोगों ने 23 में पढ़ा है कि सर बोरोइंग कॉस्ट जो कि बोरोइंग से रिलेटेड होती है, अरेंजमेंट ऑफ फंड से रिलेटेड होती है, उसको बोरोइंग कॉस्ट कहते हैं। तो सर उस बोरोइंग कॉस्ट का करना क्या होता है? तो सर बोरोइंग कॉस्ट को या तो आपको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना होता है या तो आप उसको कैपिटलाइज करोगे अगर वो क्वालिफाइंग एसेट से रिलेट करता है तो। ठीक है सर। बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या आता है? तो मैंने आपको बताया था बोरोइंग कॉस्ट में सबसे पहला आता है इंटरेस्ट आता है, फिर आपका आता था एक्सचेंज डिफरेंस आता था, फिर आपका फाइनेंस लीज वाली एक टॉपिक थी। आई एम सॉरी। हाँ, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें अपने को कवर करनी होती हैं। तो बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या नहीं जाता है मैंने बताया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो गया। क्वालिफाइंग एसेट जो कि फेयर वैल्यू पे मेजर होती है वो नहीं जाएगी, क्योंकि सर अगर फेयर वैल्यू पे मेजर होती है तो हमने जो भी कैपिटलाइज किया है वो बार बार उसके इफेक्ट को जीरो कर देगा। और क्या है सर, बायोलॉजिकल एसेट जो भी फेयर वैल्यू पे मेजर होती है हमने आपको बताया था। और जो इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर इन लार्ज क्वांटिटी ऑन अ रेपिटेटिव बेसिस, तो ये सर बोरिंग कॉस्ट इस पे नहीं आता। सर मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट एज पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा। सॉरी। देखो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने इसलिए बताया था क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जब भी आप कोई बोरिंग लेते हो तो आपका इनिशियली कुछ खर्च हो जाता है, या आपको पे करना होता है तो प्रीमियम पे करना होता है। तो इन सब दो कारणों की वजह से, चाहे वो नेट प्रोसीडिंग में कम हो रही है, इफेक्ट कर रही है, या आप प्रीमियम ज़्यादा दे रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, आपका जो नेट प्रोसीडिंग है या आपका जो पेमेंट करना है वो एक्सेस हो रहा है, या नेट प्रोसीडिंग में कमी हो रही है। मतलब दो चीज़ मैंने आपको पहला चीज़ बताया कि सर सर मैंने आपको दो चीज़ बताया, या तो आपकी सर नेट प्रोसीडिंग कम हो रही है, या तो या आपको जो रीपेमेंट करना है वो ज़्यादा करना है। रीपेमेंट मतलब कि जितना आपने इनिशियली लिया था उससे आपको ज़्यादा करना है। मतलब आपने लिया था 1 लाख, आपको 5% प्रीमियम पे यानी 1,05,000 रुपये देना है। तो इस कारण से आपको क्या करना होता है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होता है, जिससे एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप चार्ज करते जाओ तो लास्ट में आपकी वो वैल्यू आ जाए जो आपको पे करना है। ठीक है, तो हमने ये बताया था। सॉरी। और मैंने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था कि सबसे पहले लोअर रेट ले लो, लोअर रेट को ही ध्यान में रखना है। लोअर रेट ले लो प्लस लोअर रेट एनपीवी डिवाइड बाय लोअर रेट एनपीवी मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल इन रेट। हाँ, और मैंने बोला था कि नीचे से थोड़ा सा हायर रेट एनपीवी माइनस कर देते हैं। तो बस यही चीज़ है, यही फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। ठीक है, ये देखो फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया था। इसको लर्न करने का बहुत ही सिंपल तरीका था कि सर पहले आप लोअर रेट ले लो, ठीक है, फिर प्लस कर लो लोअर रेट एनपीवी डिवाइड बाय लोअर रेट एनपीवी डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल, और थोड़ा सा माइनस कर दो हायर रेट एनपीवी। याद करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। मैंने आपको तरीका भी बताया था कि कैसे आपको जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होता है। हाँ, और एक चीज़ और मैंने बताया था कि अगर इनिशियली कोई भी एक्सपेंस नहीं है, मतलब आपका 1 लाख का डिवेंचर है फेस वैल्यू का, आपको 1 लाख मिल जा रहा है। ऐसा होता नहीं है, अंडर राइटिंग कमीशन ब्रोकरेज ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको मिल जा रहा है तो आपकी जो आपकी उसकी सिंपल इंटरेस्ट है वही आपकी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है। और मैंने बताया कि सर हम लोग जो लीज वाली टॉपिक है वो हम लोग लीज में पढ़ेंगे, तो आपको इसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने आपको बताया था कि फॉरेन करेंसी बोरिंग अगर क्या होता है कि आप इंडिया में बोरो ना करके फॉरेन में बोरो कर देते हो, क्योंकि वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। तो आपको क्या होता है कि आपको इससे एक्सचेंज लॉस होता है, क्योंकि आपको करेंसी को इंडियन करेंसी में चेंज कराना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है आप एक्सचेंज लॉस को आप पूरा एक्सपेंस नहीं दिखाओ, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि भैया खर्च ज़्यादा दिखा के आप क्या टैक्स कम दो, प्रॉफिट कम दिखाओ, टैक्स कम दो, ऐसा नहीं। आप उसको क्या करो, कैपिटलाइज कर सकते हो, फिर आपको पीएनएल में डालना पड़ेगा। कैपिटलाइज आप कितना कर सकते हो, क्योंकि आपको नेटवर्थ भी ज़्यादा नहीं दिखनी चाहिए, तो कैपिटलाइज आप उतना ही कर सकते हो जितना आपका एक्सचेंज लॉस हुआ है। मतलब सॉरी, मैंने मतलब जितना आपका एक्सचेंज लॉस हुआ है आप उसमें से कितना कैपिटलाइज कर सकते हो, आप उतना कैपिटलाइज कर सकते हो जितना आप इंडिया में अगर बोरो करते और फॉरेन में बोरो किया है, दोनों में से कितना आप सेव कर पा रहे हो। तो आपको सबसे पहले निकालना था नोशनल सेविंग कितनी थी, जितनी नोशनल सेविंग है वही मैक्सिमम लिमिट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप नोशनल सेविंग निकालते हैं, फिर आप कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज लॉस करते हैं, फिर मैक्सिमम नोशनल सेविंग तक आप जाते हो। ठीक है, चलो। ये मैंने सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन भी आपको बताया था बच्चों कि भैया अगर आपने पिछले उसको कैपिटलाइज किया है, फिर आपको एक्सचेंज गेन हो गया, तो आपने जितना कैपिटलाइज किया है आप उतना उसकी वैल्यू को रिवर्स कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो।
सॉरी, उससे ज़्यादा, मतलब अगर मान लो आपने पहले 10,000 रुपये का कैपिटलाइज किया है और आपको 15,000 रुपये का गेन हो गया, तो 10,000 आप असेट्स की वैल्यू से कम करो, रिवर्स करो, और 5,000 रुपया गेन दिखाओ पीएल में। चलो, फिर मैंने आपको बताया था कि सर क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होती है, तो जो सर असेट्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेती है टू गेट इट रेडी फॉर यूज एज इंटेंडेड। यहाँ बच्चों, यहाँ पे इंटेंडेड शब्द का बहुत ही अच्छा रोल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो शब्द है इंटेंडेड ना, ये पूरे खेल को बदल सकता है कि हमें भले वो असेट्स रेडी फॉर यूज है, लेकिन हमारे इंटेंडेड पर्पस के लिए नहीं है, मतलब जैसा हमने सोचा था उस पर्पस के लिए नहीं है, हम उसको अभी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे एज एग्जांपल, मैंने कोई मशीनरी ली हुई है जो एक पूरे ग्रुप का हिस्सा है, मेरा इंडिविजुअली वो है रेडी टू यूज़, लेकिन मेरा उस यूज़ का कोई काम का नहीं है, वो उस यूज़ का अब मेरा कोई काम नहीं है। तो इंटेंड मतलब मैं जिस पर्पस के लिए लिया हूँ वो पर्पस के लिए रेडी टू यूज़ होने में समय लग रहा है। तो अगर वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है तो विच इज ठीक है, फाइन, तो क्वालिफाइंग एसेट्स मानी जाएगी। तो सर यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं दी है, लेकिन अपना इंडिया AS23 में, AS16 में, सॉरी AS16 में आपका 12 मंथ दिया हुआ था। तो यहाँ भी हम लोग मोटा मोटी वही पीरियड एक मान के चलेंगे कि 12 मंथ और मोर जो है हमें लग रहा है, तो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी क्या है, ये सब मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताए थे कि क्या क्या लगता है सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अभी आ जाओ। हाँ, अब हम लोग अपनी क्लास यहाँ से शुरू करते हैं, जो आज की क्लास हम लोग की होगी। ठीक है, क्या हो गया? यहाँ से अपनी अभी की क्लास है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो देखो सर, अपनी जो क्लास है, सर अपनी जो क्लास है ये यहाँ से है कि सर अपने को पता चल गया कि सर क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होता है। ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या जाता है। ठीक है, सर हम रिकॉग्नाइज कब करेंगे? तो देखो बच्चों, एक तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपकी बोरोइंग कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है तो आप रिकॉग्नाइज करोगे, मतलब कि तो आप कैपिटलाइज करोगे। लेकिन किस समय, किस समय से आप शुरू करोगे? तो रिकॉग्नाइज कब करोगे? तो देखो बच्चों, बोरोइंग कॉस्ट डेट आर डायरेक्टली, borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction, production or development of a qualifying asset can be capitalized to the cost of assets. Other borrowing costs are recognized as expense in the period in which they occurred. ठीक है, जनरल एंट्री मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे होगा। मतलब रिकॉग्नाइज आप तब करोगे जब आपकी क्वालिफाइंग असेट से रिलेटेड, या तो आप उसको एक्वायर कर रहे हो, या तो आप उसको प्रोडक्शन कर रहे हो, या तो आप उसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, या आप एक्विजिशन या डेवलपमेंट कर रहे हो। तो इन चारों से रिलेटेड आप कुछ भी कर रहे हो, मतलब क्वालिफाइंग एसेट्स का इन चारों से कोई भी रिलेटेड आप काम कर रहे हो, तो आप उसको कैपिटलाइज करोगे, मतलब आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, नॉर्मल जनरल एंट्री क्या होती है? जैसे हम लोग कोई भी अगर एंट्री पास करेंगे, सबसे पहले अगर मैं आपको एक सिंपल सी एंट्री बताऊं कि अगर आपने कोई लोन लिया, कोई भी आप अगर फॉरेन बोरिंग लेते हो, तो आप नॉर्मल एंट्री करोगे, बैंक डेबिट टू बोरोइंग, ये करोगे ना आप, कोई भी बोरोइंग। ठीक है, फिर आप इस पे अगर इंटरेस्ट देते हो तो इसकी एंट्री क्या करोगे? इंटरेस्ट डेबिट टू बोरोइंग। सर टू बोरोइंग क्यों कर रहे हैं? अरे बच्चों, इंटरेस्ट डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट भी आपको देना है, तो बोरिंग को बढ़ाना है, तो बोरिंग को बढ़ाना है तो उसको भी टू आपको करना पड़ेगा। सर आप क्या छोटी मोटी चीज बता रहे हो, हम लोग सीए फाइनल वाले, अपने को पता है। ठीक है, अच्छी बात है। अभी क्या करना है? अब देखो, इस इंटरेस्ट को आपको क्लोज करना है, तो इंटरेस्ट को अगर आपको क्लोज करना है तो आपको इस इंटरेस्ट को क्या करना होगा? टू इंटरेस्ट, और या तो आप इसको क्वालिफाइंग एसेट्स में डालोगे, या तो आप इसको पीएनएल में डालोगे। मतलब अगर आपको एक्सपेंस जाना है तो आप एक्सपेंस में डालो पीनल में, अगर आपको क्वालिफाइंग एसेट में क्वालिफाइंग एसेट में, अगर हाफ करना है तो हाफ इधर, जो ऐसा भी आपको करना है वैसा आप करेंगे। ठीक है, तो ये एक एंट्री हो गई। फिर आप एक और एंट्री, कॉमन एंट्री होती है बच्चों, आपको मालूम होगा, एक एंट्री हम लोग करते हैं डेप्रिसिएशन वाली, कि डेप्रिसिएशन डेबिट टू क्वालिफाइंग एसेट्स। अब इस डेप्रिसिएशन को भी अपने को बंद करना होगा, लेजर को। तो सर हम लोग पीएनएल डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ये एक नॉर्मल 5 एंट्री आप लोग करोगे। देखो, सबसे पहला इंटरेस्ट डेबिट टू लोन, यानी कि बोरोइंग हो गया। हाँ,
ये एक एंट्री हो गई। फिर क्वालिफाइंग एसेट डेबिट टू इंटरेस्ट, सर ये इंटरेस्ट को आप कैपिटलाइज कर रहे हो, देखो ये वाली एंट्री क्वालिफाइंग एसेट डेबिट टू इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों। अब फिर लोन डेबिट टू बैंक, जब आप लोन का पेमेंट करोगे तो ये एक एक्स्ट्रा एंट्री है, बाकी बाकी फिलहाल और कुछ है नहीं। ठीक है, अब आ जाओ सबसे मेन चीज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज। ठीक है, पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन, मतलब आप कब शुरू करोगे, कब बंद करोगे, कब टेम्परेरी बंद करोगे। मतलब कमेंसमेंट, सस्पेंशन और सेसेशन। सस्पेंशन मतलब भैया क्या होगा यहाँ पे सर, कब आप शुरुआत करोगे। ठीक है, सस्पेंशन मतलब कब आप टेम्परेरी टेम्परेरी को कब रोकोगे कि भैया अभी थोड़ी देर के लिए रोकना है कैपिटलाइजेशन को। सेसेशन कब आप कंप्लीट मतलब बंद कर दोगे कि भैया अब बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। ये सब कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड बात हो रही है। चलो आओ कमेंसमेंट को अब हम लोग समझते हैं सीधा। अब आपको एक एग्जांपल से मैं समझता हूँ। ठीक है, आ जाओ। जैसे मान लो, अभी मेरी बात सुनो, देखो आपने लोन ले लिया। आप अज्यूम करते हैं कि अपनी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू होती है और 31 मार्च को क्लोज होती है। आपने कोई लोन लिया, आपने 1 लाख का लोन लिया एट द रेट 10% पर एनम के हिसाब से आपने 1 लाख का लोन ले लिया। 1 अप्रैल को ही आपने ले लिया मान लेते हैं, और उस वो लोन लेके आपने कोई खर्च नहीं किया, तो क्या आप कैपिटलाइज करोगे? सर बिल्कुल। अरे क्या बात कर रहे हो यार, क्यों कैपिटलाइज करोगे? नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि सर कैपिटलाइज हम तब करेंगे जब हम कोई क्वालिफाइंग असेट्स पे वो खर्च खर्च करना है, वो भी क्वालिफाइंग एसेट्स पे अगर आपने खर्च किया है तो आप कैपिटलाइज करोगे। नहीं तो सर वो पैसा इंटरेस्ट तो चार्ज हो ही रहा है, बैंक तो अपना इंटरेस्ट लेगी ना, तो सर वो इंटरेस्ट आप पीएनएल में डालोगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? मतलब आपने मैं कह रहा हूं कि सर आपने लोन लिया है, ठीक है, बट आपने खर्च भी किया है, वो भी ठीक है, बट ये क्या वो खर्च आपका क्वालिफाइंग एसेट्स पे है, तो सर आप कैपिटलाइज करोगे। अगर आपका ये क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं है तो सर आप इसको कहाँ डालोगे? पीएनएल में डालोगे। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो आ जाओ, अब एक एग्जांपल बताते हैं। अब अगर मान लो आपने लोन लिया बच्चों 10 लाख, आपने जो खर्च किया है और वो भी क्वालिफाइंग एसेट पे खर्च किया है 15 लाख, तो आप किस पे कैपिटलाइज करोगे? जो आपको बोरोइंग कॉस्ट निकालनी है, जैसे मान लो मैं ये बता रहा हूँ कि 10% पर एनम, यानी कि 1 लाख रुपया आपकी बोरोइंग कॉस्ट हो गई 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख। तो आप कितना बोरोइंग कॉस्ट आप कैपिटलाइज करोगे? क्या ये 10% आप इस पे निकालोगे या 10% आप इस पे निकालोगे? सर आप क्या बात कर रहे हैं, मैं तो जितना लोन लिया हूँ या जितना मैंने खर्च किया है मैं उस पे पूरा कैपिटलाइज करूंगा। अरे नहीं मेरे बच्चों, ऐसा नहीं करना। जितना आपने लोन लिया है बच्चों उतना ही ना इंटरेस्ट हुआ आपका, उतना ही ना बोरोइंग कॉस्ट हुआ। आपने जो ये एक्सेस पैसा ये कितना लगा दिया, आपने एक्सेस 5 लाख लगाया है, ये तो आप अपने पॉकेट से लगाए हो ना, ये कोई बोरोइंग थोड़ी है। ये 5 लाख तो आपका खुद का पैसा है। तो सर विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम है उस पे आप बोरोइंग कॉस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो। तुम्हें समझ में आ रहा है ना मैंने क्या बताया? देखो आप अपना ओनर्स का जो ओनर का पैसा है वो बोरोइंग नहीं है, तो आप उस पे कैपिटलाइज कैसे कर सकते हो बोरोइंग कॉस्ट? वो बोरोइंग कॉस्ट ही नहीं है, वो बोरोइंग ही नहीं है, तो बोरोइंग कॉस्ट कैसे हो गई? अब एक चीज और आ जाओ। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लो। जैसे मान लो आपने लोन लिया। लोन तो 1 अप्रैल को ही ले लिया आपने 10 लाख का। आपने एक्सपेंस किया क्वालिफाइंग एसेट्स पे 1 मई को, और वो भी कितना, मान लेते हैं 12 लाख आपने कर दिया। तो सर आपकी बोरोइंग कॉस्ट तो जो आपकी पूरी है ये तो 10% के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये 1 लाख है। लेकिन कैपिटलाइज एक्सपेंस आपने कब किया? एक्सपेंस तो आपने 1 मई को किया है ना बच्चों। तो आपका जो पीरियड है वो कितने महीने आपने जो है खर्च किया है, कितने पीरियड के लिए खर्च सॉरी, कितने पीरियड के लिए आपने खर्च किया? आपने 11 महीने के लिए केवल खर्च किया। 1 मई से लेके, अगर आप 1 मई से जोड़ोगे 31 मार्च तक कितने महीने हुए बच्चों? 11 महीने के लिए।
यानी आपने जो इसमें 10 लाख और 2 लाख दो है, एक 2 लाख है, एक 10 लाख है। ये जो 10 लाख आपने खर्च किया है, जिसपे आप ये आपकी पूरी बोरोइंग कॉस्ट तो 1 लाख है, उसमें नो डाउट। लेकिन आप जो कैपिटलाइज करोगे वो कितना करोगे? 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइड बाई 12, यानी बच्चों आप कितना कैपिटलाइज करोगे? 91667। तो सर बाकी का पैसा हम क्या करेंगे? बाकी का पैसा सर आपका क्या हो जाएगा? 8,333 रुपये आप ये डालोगे सर पीएनएल अकाउंट में। बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं अभी सब लिखवाऊंगा, अभी आपको बस समझना है, अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, मैं आपको एकदम परफेक्ट एग्जांपल लिखवाऊंगा। देखो सबसे पहला आपका बोरिंग होना चाहिए, ठीक है सर। दूसरा आपका खर्च होना चाहिए, खर्च भी आपका कुछ ना कुछ आपका क्वालिफाइंग एसेट्स पे होना चाहिए। और सर जिस दिन से आपने खर्च किया है उसी दिन से आप कैपिटलाइज कर पाओगे, बाकी आपका पीएनएल में जाएगा। तो चलो आ जाओ, अब हम लोग अपना पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, बस अब पढ़ के करना है और कुछ नहीं करना है। तो देखो तो देखो क्या लिखा है। देखो लिखा है an entity can commence capitalization after fulfilling all ऑल दीज कंडीशन। मतलब अगर ये तीनों कंडीशन, कितने कंडीशन है देखो सर, 1 2 3, ये 3 कंडीशन आपने फुलफिल कर लिए तो आप जो है बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो सर क्या है पहला कंडीशन? सबसे पहला कंडीशन है इनकर एक्सपेंडिचर फॉर दिस एसेट्स आउट ऑफ बोरोड फंड। मतलब आपने जो खर्च किया है, जो आप खर्च कर रहे हो, वो आप बोरोइंग में से खर्च कर रहे हो, अपने पास से नहीं। अगर आपको यहाँ लिखना है तो सिंपल सा आप लिख लो, खर्च अपने जेब से नहीं। मतलब आप लोन के पैसे से खर्च किए हैं तो ही आप कैपिटलाइज करेंगे, जो मैंने आपको बताया बच्चों। अब देखो अब क्या लिखा है, इंटरेस्ट कॉस्ट, interest cost should be actual cost, it should not be nominal cost। सर ये क्या बोल रहे हो आप? बच्चों ये बोल रहे हैं ना कि आप जो 10% निकाल रहे थे, आप जो 10% निकाल रहे थे वो आप 10 लाख पे निकालना, ना कि 15 लाख पे निकाल देना। क्योंकि 10 लाख लोन है, 5 लाख तो आपने अपने जेब से खर्च किया है, तो आप 15 लाख का 10% यानी 1.5 लाख आप नहीं निकालना। अरे मेरी बात समझ रहे हो ना यार? नॉमिनल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब देखो क्या लिखा है कि इट मीन्स इफ एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट बिकम मोर देन बोरोड फंड। मतलब आपने जो खर्च किया है वो लोन से ज्यादा खर्च किया है, देन वी कैन नॉट कैपिटलाइज बोरोइंग कॉस्ट, वी कैन नॉट कैपिटलाइज बोरोइंग ऑन एक्सेस एक्सपेंडिचर मेड। अरे भैया एक्सेस खर्च वो आपने अपने पॉकेट से किया हुआ है, तो वो तो बोरोइंग नहीं है ना, वो तो आपने अपने पास से पैसा लगाया हुआ है, वो तो बोरोइंग है ही नहीं, तो आप उस पर क्यों? जब वो बोरोइंग नहीं तो बोरोइंग कॉस्ट ही नहीं। तो मैक्सिमम कैपिटलाइज क्या होगा बच्चों? ये ना थोड़ा आप यहाँ पे कट कर लेना, वैसे आपको जो बुक मिली होगी ये कट ही होगा। मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन आप किस पे करोगे? मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन ऑन बोरोड फंड और एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम है आप उस पे करोगे, दोनों में से जो हायर है आप उस पे नहीं कर दोगे। देखो ये जो है ना, ये अभी तक का जो दोनों पॉइंट है इसको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको। सीधा सबसे पहला आप तो खर्च, सबसे पहला चीज आप खर्च किया होना चाहिए वो भी बोरोड फंड में से। और दूसरा क्या है कि सर ठीक है खर्च जा इतना मत कर दो कि अपने पास से खर्च कर दो। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से लिंक है कि जो भी खर्च होना चाहिए वो बोरोड फंड से होना चाहिए, विच एवर इज लोअर। मतलब आप ज्यादा खर्च कर दे रहे हो तो ऐसा नहीं कि पूरे पे आप जो है बोरिंग कॉस्ट ले रहे हो, नहीं। और क्या है सर तीसरी कंडीशन क्या है? सर तीसरी कंडीशन है इट इट अंडरटेक एक्टिविटी
that are necessary to prepare the assets for its intended use। मतलब काम चल रहा है, इसका सीधा सा मतलब ये है बच्चों कि काम चल रहा है, मतलब काम शुरू हो चुका है या काम चल रहा है। शुरू से काम चलो बात एक ही है, ऐसा नहीं है कि काम रुका हुआ है। अगर काम रुका हुआ है, चाहे आप लोन ले लो, लोन आपने ले लिया, एक्सपेंडिचर भी आपने कम कर दिया, लेकिन काम बंद है, काम अब किसी भी कारण से बंद हो सकता है, काम नहीं चल रहा है, रेडी ही नहीं है। अब जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल स्टडी मटेरियल में अभी आपको दिया हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि आपने किसी को एडवांस दे दिया, आपने लोन लिया स्पेसिफिक फॉर अ परचेज ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स, आपने लोन ले लिया और आपने एडवांस में दे दिया, और वहाँ का जो आपका सप्लायर है उसने बोला कि सर अभी हमने कोई भी गतिविधि नहीं ली है, कोई भी एक्शन नहीं लिया आपके डिमांड पे, मतलब आपकी जो भी डिमांड है, जो भी आपकी गाड़ी है या जो भी आपका असेट्स है, हमने उस पर कोई भी काम चालू नहीं किया, तो सर आप कैपिटलाइज नहीं करोगे। यस, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी उसने नहीं की हुई है। ऐसा तो क्या होगा कि आपने लिया, आप सीधा आप उसको ट्रांसफर कर दे रहे हो एडवांस, आप पूरा कैपिटलाइज करते रहो। तो सर हमें फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस देखने होंगे। तो सर तीन कंडीशन है। अगर आपको बोरिंग कॉस्ट को कमेंट्स करना है, उसके सबसे पहला सर जो खर्च होना चाहिए वो आउट ऑफ बोरोड फंड होना चाहिए। दूसरा सर बोरिंग कॉस्ट शुड बी एक्चुअल कॉस्ट, इट शुड नॉट बी नॉमिनल कॉस्ट, मतलब बोरोड फंड और एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर। तीसरा इट्स अंडरटेक द एक्टिविटी विच इज रिक्वायर्ड टू गेट इट रेडी फॉर यूज, मतलब एक्टिविटी हो रही है, काम चल रहा है। तो ये तीन कंडीशन है बच्चों, ठीक है। अब आ जाओ, मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, मतलब कुछ एग्जाम मैंने पेज भी छुड़वाए हैं आपको, 3 पन्ने छुड़वाए हैं। चलो आ जाओ, कुछ एग्जाम्पल मैंने, वैसे आपको एग्जाम्पल कराने की ज़रूरत है नहीं, आप तो प्यारे-प्यारे बच्चे हो हमारे। मैं इस पे कराऊँ क्या? चलो अच्छा इसी पे करा देता हूँ। आप चाहो तो उस पे लिख लो, मैं इधर करा देता हूँ, ठीक है? चलो, सबसे पहला इसमें एग्जाम्पल 1, ठीक है? बोरोड फंड 1000 डिबेंचर 8% डिबेंचर 8% डिबेंचर एट द रेट 100 ईच बोरो किया एज ऑन 1 अप्रैल 2022। एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट्स इज 5 लाख। कैलकुलेट बोरोइंग कॉस्ट टू बी capitalized and to be charged to P&L अकाउंट। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो देखो, कैपिटलाइज करने के लिए बच्चों यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ कि एज ऑन 1 अप्रैल 2022 को ही आपने खर्च भी कर दिया। तो सर अगर इसका में से सॉल्यूशन लिखना है, तो सर आपका फंड है, सर बिल्कुल फंड है। सर आपका एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल एक्सपेंडिचर है। सर वो एक्सपेंडिचर क्वालिफाइंग एसेट्स पे है, बिल्कुल है सर। तो सर अगर पूरा खर्च आपने क्वालिफाइंग एसेट्स पे कर लिया तो पूरा ही आपका कैपिटलाइज हो जाना चाहिए? नहीं, देखो आपने 1 लाख अपना बोरोइंग है और आपने खर्च कितना किया है? 5 लाख। तो 4 लाख तो बच्चों आपने अपने पास से खर्च किया ना, तो आपका बोरोइंग कॉस्ट कितना होगा? देखो आपकी बोरोइंग कॉस्ट कितनी हुई? सर देखो, खर्च तो है आउट ऑफ बोरोड फंड, कितना आउट ऑफ बोरोड फंड आपने खर्च किया है? ये आपने टोटल एक्सपेंडिचर तो आपने 5 लाख किया है, तो 1 लाख इसमें से 1 लाख आपने खर्च किया है बोरोड फंड से, और 4 लाख आपने खर्च किया है, सर 4 लाख आप अपने अपने जेब से खर्च किया है, और ये आपने बोरोड फंड खर्च किया है। तो सर बोरिंग कॉस्ट आपकी कितनी हुई सर? 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 8%। तो सर 8,000 आप पूरा कैपिटलाइज कर सकते हो। सर पीएनएल में क्या जाएगा? सर पीएनएल में सर कुछ नहीं जाएगा, जीरो।
सर जनरल एंट्री भी करा दो। आ जाओ बच्चों, मैं ये जनरल एंट्री पूरी करा दे रहा हूँ। सबसे पहली जनरल एंट्री सर क्या होगी? सर बैंक डेबिट टू बोरिंग, बोरिंग कह लो या 8% डिवेंचर कह लो। कितना? 1 लाख। सर दूसरी एंट्री इंटरेस्ट डेबिट टू 8% डिवेंचर 8,000। तीसरी एंट्री सर क्वालिफाइंग असेट्स डेबिट टू इंटरेस्ट 8,000। सर ये 8,000 आपने इसको ट्रांसफर कर दिया। सर एक और एंट्री आएगी क्वालिफाइंग असेट्स डेबिट टू बैंक 5 लाख रुपए। बोरिंग क्वालिफाइंग असेट्स की वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स एज ऑन 31st March 2003 इज रुपीज 5,08,000। ठीक है, एक्सेप्ट डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन अभी हम लोग ने चार्ज नहीं किया है, तो आप बार बार ये क्वेश्चन मत कर देना बच्चों कि सर आपने डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं किया। आपको लिखना है लिख लो। समझ रहे हो? मतलब आपको देखना है बोरोड फंड है, ठीक है, एक्सपेंडिचर है, ठीक है, तो आप कैपिटलाइज कर सकते हो। यहाँ हमने पूरा, तो अभी आगे करें। अरे आप रोक लो ना यार, यहाँ पे रोक के आप अभी रोक लो, फिर नीचे रोक लो, वैसे इतना कुछ है नहीं, तो अभी इसको रोक लो। अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये आपने खाली जगह है, आप उस पर कर लेना। ठीक है, अब आ जाओ एक दूसरा क्वेश्चन। एग्जाम्पल 2। तो सर जो आपका बोरोड फंड है, बोरोड फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2022 एज ऑन 1 अप्रैल 2022 इज 1,01,000 8% डिवेंचर of rupees 100 each, expenditure on qualifying assets। 1 मिनट बच्चों, बच्चों, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा। हाँ, वहां पे 1 अप्रैल को ही खर्च हुआ है, ठीक है। हाँ सही है, सही है। एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग असेट्स इज रुपीस 90,000 एज ऑन 1 अप्रैल 2022। कैलकुलेट borrowing cost BC borrowing cost to be capitalized and charged to P&L। तो देखो यहाँ भी सिंपल है। सर आपने यहाँ बोरो कितना किया है? सर बोरो आपने किया है 1 लाख, ठीक है, लेकिन आपने जो खर्च किया है वो 90,000 ही खर्च किया है। तो सर आप क्या पूरा 1 लाख का बोरोइंग कॉस्ट ले लोगे? विच एवर इज लोअर। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था सर आप क्या लो, आप लो बोरोड फंड लो, आपका जो बोरोड फंड है, और जो आपने एक्सपेंडिचर लिया है विच एवर इज लोअर। तो सर आपने बोरोड फंड यहाँ पे कितना किया है? यहाँ पे बोरोड फंड आपका 1 लाख है, खर्च आपने किया 90,000, तो आप बोरोइंग कॉस्ट कितने पे करोगे? 90,000 पे करोगे। चलो आ जाओ, मैं आपको करा रहा हूँ। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? चलो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे होगा। सिंपल है यार, इतना कुछ नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट कैलकुलेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट टू बी चार्ज टू
P&L and to be capitalized. तो सर टोटल बोरिंग कॉस्ट कितनी है? अगर मैं बात करूं सर टोटल बोरिंग कॉस्ट, तो सर 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, ये नंबर ऑफ डिबेंचर है, ये फेस वैल्यू है, और मल्टीप्लाई बाई 8%। तो सर ये आपका 8% ही था ना बच्चों? तो सर ये आपका हो गया 8000। सर एक्सपेंडिचर आपने कितना किया है? एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट्स, एक सेकेंड, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, कितना कैपिटलाइज होगा बच्चों? तो सर आपको क्या करना है, आपको कितना आपने खर्च किया है बच्चों? खर्च किया है सर आपने 90,000। तो सर 90,000 मल्टीप्लाई बाई 8%, तो सर कितना हो गया सर? ये 72,000। तो सर बाकी का पैसा कहाँ जाएगा? टू बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। सर ये पैसा कहाँ जाएगा? 8,000 आप P&L में डालोगे। अगर ये 90,000 का आपको नोट लिखना है कि 90,000 क्यों, तो यहाँ पे आप नोट लिख लो कि सिंस एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग असेट्स इज लेस देन borrowed fund, that's why 90,000 rupees taken as lower of borrowed fund and expenditure on qualifying assets। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? अभी आपको समझ में आ रहा होगा, वैसे इतना कोई टफ नहीं है, मुझे जहां तक लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वैसे एक चीज़ मुझे आपको बोलना था, जैसे देखो जो भी क्लासेस है मेरी यूट्यूब पे भी डल रही हैं, तो आपको जो भी टॉपिक, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या कोई और चैप्टर है जो एएस या इंडिया से रिलेटेड है आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट में बोला करो, मैं उसका एक अच्छा सा वीडियो आपके लिए बना के डाल दूंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। कोई भी टॉपिक, अगर अपने एफआर से रिलेटेड है या अपने अकाउंट से रिलेटेड है, तो आप कमेंट में जरूर बताना, मैं उसका एक वीडियो आपको डाल दूंगा। किसी भी एनी सिंगल बच्चे को भी अगर कुछ डाउट हो रहा है तो वो मुझसे जरूर पूछे, कोई भी टॉपिक का होगा तो। ठीक है, तो चलो आ जाओ, और एक एग्जांपल करा दें। ठीक है, तो देखो पहला एग्जांपल था कि आपने ज़्यादा खर्च कर दिया, दूसरा एग्जांपल था आपने कम खर्च कर दिया, और तीसरा एग्जांपल मैं एक अगर ऐसा सोच रहा हूँ कि आपने केवल बोरो कर लिया है, आपने एक्सपेंडिचर नहीं किया है, तो पूरा पैसा आप P&L में ट्रांसफर कर दोगे, कोई भी कैपिटलाइजेशन नहीं। और आपने केवल खर्च किया है, आपने बोरिंग ही नहीं है, तो सर कोई कैपिटलाइजेशन ही नहीं, कोई एक्सपेंस ही नहीं। तो मैं ये दोनों एग्जाम्पल नहीं करा रहा हूँ, मैं एक और एग्जाम्पल मुझे कराना है, मैं वो करा रहा हूँ, आ जाओ। एग्जाम्पल 3, borrowed fund is 1000 8% debenture at the rate 100 each as on 1 जून 2022। मतलब आपने 1 जून 2022 को बोरो किया हुआ है, मार्केट एंड एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग असेट्स इज रुपीज 1,20,000 as on 1 November 2022। Calculate borrowing cost to be capitalized and charged to
P&L अकाउंट। सिंपल है यार, इतना कुछ करना नहीं। एक बात बताओ आप मुझे, आप जो बैंक को बोरोइंग कॉस्ट या बैंक को ब्याज भरोगे, जितना समय का है उतना ही ना भरोगे। तो करना क्या है, देखो, सीधा सा सॉल्यूशन है। कैलकुलेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, आगे का लिख लेना आप, या अभी मैं लिखवा दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, टोटल बोरोइंग कॉस्ट। सर आपकी बोरोइंग कॉस्ट हुई कितनी है। अगर मैं टोटल बोरोइंग कॉस्ट करूँ तो सर 1000 नंबर ऑफ डिबेंचर है सर ये, मल्टीप्लाई बाई 100 का है सर, 100 ईच का ये फेस वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाई 8%। तो सर पूरे साल का देना है। नहीं बच्चों, आपने कब लिया है, आपने 1 जून को लिया हुआ है। तो 1 जून से जोड़ लो सर, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी बच्चों 10 महीना का ही आपको ब्याज देना होगा। तो सर आपको कितना, 6,667 रुपए ही आपको ब्याज देना होगा। सर आपने कैपिटलाइज कितना करना है, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। सर कैपिटलाइज आप कब करोगे, जब आपने खर्च किया है तब ना, कि बस आपने बोरिंग ले लिया आप कैपिटलाइज करना चालू करोगे। ऐसा नहीं होता ना। आप खर्च कितने दिन से चालू किए हो, आपने खर्च किया है। सर आपने खर्च किया है 1 नवंबर को, और वो भी 1,20,000 रुपए। आपने लोन लिया था, सॉरी, आपने लोन लिया था 1,20,000, 1 लाख रुपए आपने खर्च कर दिया, 1,20,000, तो 20,000 अपने पॉकेट से खर्च किया ना बच्चों, ठीक है। तो 1 लाख पे आप कैपिटलाइज कर सकते हो, लेकिन कितने महीने के लिए सर, 1 लाख जो आप कैपिटलाइज करोगे, 1 लाख पे आप 8% निकालोगे, लेकिन कितने महीने के लिए, आपने कब खर्च किया है, आपने खर्च किया है 1 नवंबर को। तो नवंबर से लेके मार्च तक कितने दिन हुए बच्चों, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने के लिए आप बस कैपिटलाइज कर पाएंगे। यानी कितना, 8,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 12। सर आपको 3,333 ही आप कैपिटलाइज कर पाएंगे, -6,667। यानी कि आप बाकी का पैसा, अच्छा 10 महीना है, 5 महीना कर रहे हो, तो बाकी 3,333 रुपए या 34 रुपए आप जो है ये P&L में ट्रांसफर होगा, और सर ये पैसा आप कैपिटलाइज कर लोगे। समझ में आया ना। अरे जिस तारीख से आपने कैपिटलाइजेशन शुरू किया, जिस तारीख से आपने खर्च किया, उसी दिन से लोगे ना यार। मतलब जो है बस खर्च कर दिया तो लेते जाओगे, नहीं ना। समझ में आ रही है कि नहीं, ले लो, लिख लो लिख लो लिख लो। सिंपल है, इतना कुछ टिस मार खाना नहीं है बच्चों। पानी पी लो, मैं पी लीजिए सर, आप ही की पानी है। ठीक है, जो भी अगर आपको डाउट हो तो आप जरूर कमेंट में पूछ लेना, या नंबर तो है ही मेरा आपके पास, तो आप मैसेज कर लेना, कॉल मत करना यार। आ जाओ, एक क्वेश्चन और कराता हूँ। ये तुम्हें समझ में आ रहा है ना, मुझे तो लग रहा है आ रहा होगा। आ जाओ, एग्जाम्पल 4। सर बोरोड फंड जो है इज 1,008% डिवेंचर एट द रेट 100 each एज ऑन 1 अप्रैल 2022। एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग असेट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2022 को आपने खर्च किया है 10,000। 1 जून 2022 को आपने खर्च कर दिया 25,000। सर आपने 1 दिसंबर 2022 को खर्च कर दिया आपने 50,000। और आपने सर सर आपने 1 मार्च
2023 को खर्च कर दिया आपने सर 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 15,000। पूरा आपने टोटल कितना खर्च कर दिया? 25, 75, 75, 25, 25, 1 लाख आपने पूरा खर्च कर दिया। सर ये पूछ रहा है कैलकुलेट बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। ये पूछ रहा है कि आप बता दो कि कितना कैपिटलाइज होगा एंड ये भी बता दो टू बी चार्ज्ड टू पीएनएल। बता दो सर, बता दो। ये तड़प रहा है सर, बता दो। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। अरे ऐसा हो सकता है ना कि आपने थोड़े थोड़े समय में, जैसे अगर कोई बिल्डिंग आप बना रहे हो या कोई बहुत बड़ी आप सोसाइटी बना रहे हो, तो उसमें आप थोड़े थोड़े करके खर्च करते हो, तो उस केस में ये क्वेश्चन है। फंड तो आपने बोरो कर लिया है, समय समय पे आप खर्च करते हो, तो उस केस में आप कैसे करोगे? ठीक है, सॉरी। तो देखो, सिंपल है, लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। मैं बार बार सोच रहा हूँ कि बी सी लिख के आगे बढ़ूं, लेकिन मेरे बच्चों तो देखो, सबसे पहले टोटल बोरोइंग कॉस्ट। सर टोटल बोरोइंग कॉस्ट कितनी हुई सर? सर 1 लाख है, मल्टीप्लाई बाई 8%, क्योंकि सर 1 अप्रैल को ही आपने लिया हुआ है, तो 8,000 रुपये। सर 8,000 रुपये, ठीक है सर। अब सर माइनस बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। तो सर ये कैसे निकलेगा? इसके लिए आप छोटा सा, अगर मैं बोलूंगा तो एक आप हेडिंग बना लो, डेट एक्सपेंडिचर पीरियड। तो सर डेट आपने 1 अप्रैल को खर्च किया है सर, फिर आपने 1 जून, 1 दिसंबर, 1 मार्च, 1 जून, 1 दिसंबर और 1 मार्च। सर आपने कितना कितना 10, 25, 50, 15, 10,000, 25,000, 50,000, 15,000। सर आपने आपने ये कितने महीने के लिए खर्च किया है सर? कितने महीने के लिए? ये तो आपने 12 महीने के लिए खर्च किया। सर ये आपने कितने महीने के लिए खर्च किया? आपने 10 महीने के लिए खर्च किया। ये सर आपने 4 महीने के लिए, और ये 1 महीने के लिए। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो सर ये डिवाइड बाई 12, डिवाइड बाई 12, डिवाइड बाई 12, डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो सर आपका ये जो हो जाएगा, कैलकुलेशन कैसे निकलेगा सर? अगर मैं इसका हेडिंग एक डाल दूं, कैलकुलेशन, तो सर इसको मैं अगर डाल देता हूँ ए और इसको डाल देता हूँ बी, तो सर हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाई बी। तो सर 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 12, तो सर ये 10,000 आएगा। सर ये 25,000 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 12, तो सर ये हो गया आपका 20,833। 50,000 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 12, तो सर ये आपका हो गया 16,667। 15,000 डिवाइड बाई 12, सर ये आपका हो गया 1250। तो सर ये आपका कितना आ गया सर? 1250, 16,667 प्लस 20,833 प्लस 10,000। सर ये आपका हो गया 48,750। यानी सर 48,750 का सर आपका जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो आपका है सर 8%। तो यानी 48,750 का 8% कितना हो गया सर? 48,750 मल्टीप्लाई बाई 8%, 48750 मल्टीप्लाई बाई 8%। सर ये आपका आ गया सर कितना सर? सर आपका आ गया ये 3900। तो सर बाकी पैसा आप कहाँ ट्रांसफर करोगे? पीएनएल में। सर 4100 रुपये आप डालोगे पीएनएल में, और ये पैसा आप कैपिटलाइज करोगे। समझ में आया बच्चों?
समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? देखो, सिंपल था, बस आपको यहाँ पे उसका पीरियड देखना था, आपने कितने महीनों के लिए वो खर्च किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, मैंने आपको बताया था कमेंट्स आप कब कर सकते हो। तो मैंने आपको पहला बताया था कि आपका इंटरेस्ट एक्चुअल होना चाहिए, मतलब जो भी आप खर्च कर रहे हो, मतलब आपका जो भी मैंने आपको पहला, हाँ, पहला ये बताया था कि खर्च जो कर रहे हो वो आउट ऑफ बोरोड फंड कर रहे हो, और इंटरेस्ट एक्चुअल कॉस्ट होना चाहिए, ये दूसरा बताया था। जो कि मैंने बताया था कि आप खर्च अपने पास से नहीं कर रहे हो, मतलब आप खुद का पैसा नहीं लगा रहे हो, क्योंकि खुद का पैसा तो बोरोइंग ही नहीं है ना सर, वो तो आपका खुद का पैसा है, जेब का पैसा है। तो आपने जितनी बोरोइंग की है केवल उतना ही कैपिटलाइज कर सकते हो, तो विच एवर इज लोअर। अभी खर्च कम कर दिया तो पूरे बोरोइंग का नहीं कर सकते, जितना खर्च किया उतना ही कर सकते, इसलिए मैंने बताया लोअर, और अंडरटेक एक्टिविटी विच आर नेसेसरी और गेट इट रेडी फॉर यूज एज इंटेंडेड। तो ये तीन कंडीशन थी जो आपको ये मतलब परमिट करती है कि अब आप कैपिटलाइज कर सकते हो। चलो आ जाओ। तो ये हो गए बच्चों, अब आ जाओ। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो बहुत मस्त है, या अगर मैं आपको एक दो क्वेश्चन अगर एक दिखा दूं तो मजा आ जाएगा आपको, मुझे लगता है। ये तो होमवर्क ही ले लो, इसमें तो कुछ नहीं है। अगर मैं ये होमवर्क दे दूं तो आप ये कर लोगे? कुछ भी नहीं है बच्चों, ये तो सिंपल है, ये होमवर्क ले लो आप, क्योंकि इसका दिया हुआ है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन रुक जाओ, अभी इसका मैंने नहीं पढ़ाया आपको, अभी इसका भी नहीं। अभी ये भी नहीं, रुक जाओ। ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये हम लोग कर सकते हैं। इसमें आपको बताना है कि कमेंसमेंट डेट क्या होगी, किस दिन से आप बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। आ जाओ। देखो, एक्स लिमिट, देखो कमिटमेंट डेट क्या हो, कमिटमेंट का हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने कमिटमेंट पढ़ा सबसे पहला कि खर्च होना चाहिए। मैंने हम लोगों ने पढ़ा है कि सर सबसे पहले आपका एक्सपेंस होना चाहिए, और वो भी बोरोड फंड से होना चाहिए ना, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है सर, इंटरेस्ट एक्चुअल होना चाहिए। तीसरा कंडीशन सर, काम WIP होना चाहिए। चलो अब आ जाओ, देख लेते हैं ये तीनों कंडीशन। एक्स लिमिटेड ने कमेंस किया न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट विच इज टू बी फाइनेंस्ड बाय बोरिंग, ठीक है, लोन लेगा वो। की डेट्स आर एज फॉलो: 15 मई 2001 को लोन इंटरेस्ट रिलेटिंग टू प्रोजेक्ट स्टार्ट इनकरिंग, मतलब लोन ले लिया है और इंटरेस्ट का मीटर चल रहा है 15 मई को। मतलब एक कंडीशन ये फुलफिल हो गई कि सर इंटरेस्ट चल रही है, ये हमारी हो गई सर, इंटरेस्ट चल रही है। ठीक है सर, फिर आगे क्या है? 2 जून को टेक्निकल साइट प्लानिंग कमेंस्ड। सर टेक्निकल साइट पे हमारी प्लानिंग शुरू हो गई है, मतलब कुछ काम शुरू हो गया है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि काम हमारा चल रहा है। ठीक है। 19 जून को एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर ऑन प्रोजेक्ट स्टार्ट इनकरिंग, यहाँ बोला प्लानिंग, यहाँ बोल रहा है खर्च शुरू हो गया है। तो सर अपना जो खर्च है वो कब शुरू हुआ है सर? 19 जून को। 18 जुलाई को क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन वर्क कमेंस, कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ। देखो, अपनी तीन कंडीशन थी। अपनी पहली कंडीशन कब खत्म हुई? 15 मई को, ये हमारी दूसरी कंडीशन शुरू फुलफिल हुई। 2 जून को हमारा तीसरा फुलफिल हुआ, और 3 जून को हमारा पहला फुलफिल हो गया। तो यानी ये तीनों कब कंप्लीट हुआ है सर? 19 जून को। तो सर हमारी जो कमेंसमेंट डेट क्या होगी सर? कमेंसमेंट डेट हमारी हो गई 19 जून। सिंपल।
सर ऐसे कैसे सर, ऐसे कैसे सर? कंस्ट्रक्शन तो 18 जुलाई को शुरू हो रहा है ना बच्चों। जरूरी नहीं है कि सीमेंट बालू सना रहा है तो ही कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है। ठीक है, काम काम कैन बी एनी टाइप ऑफ काम। प्लानिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वर्क यार। बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो देखो टेक्निकल साइड प्लानिंग यहाँ पे पहले ही बोल दिया का शुरू हो चुका था। इंटरेस्ट चालू हुआ, एक्सपेंडिचर भी हो गया था। तो बस हमारी जो क्या थी, हमारी तीसरी कंडीशन थी अंडरटेक एक्टिविटी विच इट रिक्वायर्ड टू गेट इट रेडी फॉर यूज। चलो और देखें, और कोई क्वेश्चन कराने लायक है क्या? हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन, आ जाओ। देखो क्या है, मरीन मरीन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ऑर्डर 3 शिप फॉर इट्स फ्लीट ऑन 1 अप्रैल 2000। इसने ऑर्डर किया 3 शिप। ठीक है, फॉर इट्स फ्लीट, अपने काम के लिए इसने 3 जहाज, 3 शिप जो है ऑर्डर किया हुआ है। इट पे डाउन 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द शिप आउट ऑफ द लॉन्ग टर्म बोरिंग फ्रॉम अ शेड्यूल बैंक। इसने बैंक से लोन लेके इसने 25% पैसा इसने दे दिया है। एडवांस पेमेंट, डाउन पेमेंट इसने दे दिया हुआ है। देखो आउट ऑफ लिखा है ना यहाँ पे बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है देख लो, आउट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, मतलब हो सकता है पूरा बोरो कर लिया है इसने, 25% इसने दे दिया है। अब क्या लिखा है, द डिलीवरी हैज टू कमेंस फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2007, मतलब उसकी जो डिलीवरी अपने को मिलेगी वो 2007 से शुरू होगी। ऑन 1 मार्च 2002 द शिप बिल्डर, जो जिसको हमने ऑर्डर दिया है, वो मुझे बता रहा है, इन्फॉर्म दैट इट हैज कमेंस प्रोडक्शन ऑफ 1 शिप। अपने लोगों ने इसको 3 शिप का ऑर्डर दिया है। और हम लोगों ने 1 अप्रैल 2000 में उसको ऑर्डर दिया था। और वो अपने को बता रहा है कि सर हम लोग 1 मार्च को जो है कमेंस किए हैं प्रोडक्शन, वो भी 1 शिप का, 1 मार्च 2002 को। तो सर 31 मार्च 2001 को ये क्या कर रहा था सर? 2001 को इसने कोई शिप पे कोई काम ही नहीं किया। तो सर जब काम ही नहीं हुआ तो तीसरी जो कंडीशन है अंडरटेक एक्टिविटी वाली, वो तो फुलफिल ही नहीं हुई ना सर। तो सर 31 मार्च 2001 को लोन तो चल रहा है सर। सर आपने लोन भी ले रखा है, आपने खर्च भी एज अ एडवांस आपने दे दिया है, लेकिन एक्टिविटी सर आपकी नहीं हुई है। तो सर जब एक्टिविटी ही नहीं हुई, आपने आपके जो बिल्डर है उसने कोई काम ही नहीं किया, तो आप सर कैसे कैपिटलाइज कर सकते हो? ऐसे तो आप किसी को भी दे दो पैसा एडवांस में, आप बोलो कि भैया हम कैपिटलाइज करेंगे, नेटवर्थ बढ़ाएंगे अपनी। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो सर इसने 31 मार्च 2001 को कोई भी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी, जीरो। सर कोई कैपिटलाइज नहीं होगी, यस सर, जीरो। सर 31 मार्च 2002 को क्या होगी? बिल्कुल होगी। लेकिन देखो 1 मार्च को काम शुरू हुआ है, यानी कि 1 महीना केवल, 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक कितने महीने बच्चों? केवल 1 महीना। 1 महीना का आप कैपिटलाइज कर सकते हो। सर इधर का पूरा पैसा जो बोल रहे हो आप 2001 में जो इसका पड़ा है 31 मार्च, क्योंकि बोरोइंग तो 1 अप्रैल को ही कर दिया, तो पूरा पैसा वो क्या करेगा सर? पूरा पैसा वो आपका पीएनएल में डालेगा। सर इधर 1 महीने का, यहाँ अप्रैल से लेके, यह 1 अप्रैल से लेके 28 फरवरी तक का पूरा पैसा पीएनएल में जाएगा। और सर 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक का पैसा ये कैपिटलाइज्ड होगा। देयर इज नो प्रोग्रेस ऑन अदर 2 शिप। ओ माई गॉड, केवल 1 शिप का ही, वो भी आपने जितना भी पैसा दिया है केवल 1 शिप का आप जो है कैपिटलाइज करोगे। अभी क्या बोल रहा है ये, मरीन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन फाइनेंशियल ईयर बेसिस। इज इट परमिसिबल फॉर मरीन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड टू कैपिटलाइज एनी बोरोइंग कॉस्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2001 एंड 2002? कोई भी बोरोइंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइज कर लो, ऐसा थोड़ी होता है सर।
तो देखो, सबसे पहले बोरिंग कॉस्ट होना चाहिए, एक्चुअल खर्च होना चाहिए, अंडरटेक एक्टिविटी डेटा नेसेसरी टू प्रिपेयर द असेट्स इंटेंडेड यूज और सेल के लिए। तो देखो, ए बी तो मिल चुका था, लेकिन सी कंडीशन मेट ओनली 1 मार्च को, और कि वो भी केवल एक शिप से रिलेटेड। नो कैपिटलाइजेशन 31 मार्च 2008, इवेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इंडिया 31 मार्च को भी अगर आपको करना है, वो भी केवल वन शिप का जिसका कंस्ट्रक्शन 1 मार्च को शुरू हुआ है, विल बी कैपिटलाइज फ्रॉम 1 मार्च टू 31 मार्च। ऑल अदर बोरिंग कॉस्ट वुड बी एक्सपेंस, यानी ट्रांसफर टू पीएनएल। केवल 1 महीने का जो है आप कैपिटलाइज्ड कर सकते हैं। समझ गए बच्चों? ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला मुझे क्वेश्चन कराना था आपको, लेकिन अभी मेरी बैटरी लो हो गई है, मतलब मेरी नहीं, इसकी बैटरी लो हो गई है। कोई बात नहीं, चलो अभी चार्ज लगा लूँ मैं, फिर पहले फिर बात होती है। चलो, आई विल बी कम बैक। हर हर महादेव बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो अच्छी बात है। तो अपनी इंडिया 23 बोरिंग कॉस्ट चल रही थी, और इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। जैसे हम लोगों ने पढ़े थे कि बोरिंग कॉस्ट क्या हो। देखो, मैंने आपको बताया था कि हम लोग जब भी अपनी नई क्लास शुरू करेंगे तो हम लोग पुराना पिछला जो भी हमने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करेंगे। तो हम लोगों ने 23 में क्या पढ़ा? आप लोगों ने 23 में पढ़ा है कि सर बोरोइंग कॉस्ट जो कि बोरोइंग से रिलेटेड होती है, अरेंजमेंट ऑफ फंड से रिलेटेड होती है, उसको बोरोइंग कॉस्ट कहते हैं। तो सर उस बोरोइंग कॉस्ट का करना क्या होता है? तो सर बोरोइंग कॉस्ट को या तो आपको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना होता है, या तो आप उसको कैपिटलाइज करोगे अगर वो क्वालिफाइंग एसेट से रिलेट करता है तो। ठीक है सर, बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या आता है? तो मैंने आपको बताया था बोरोइंग कॉस्ट में सबसे पहला आता है इंटरेस्ट आता है, फिर आपका आता था एक्सचेंज डिफरेंस आता था, फिर आपका फाइनेंस लीज वाली एक टॉपिक थी। आई एम सॉरी। हाँ, ठीक है, तो ये 3 चीज़ें अपने को कवर करनी होती हैं। तो बोरोइंग कॉस्ट में क्या-क्या नहीं जाता है, मैंने बताया कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो गया। क्वालिफाइंग एसेट जो कि फेयर वैल्यू पे मेजर होती है, वो नहीं जाएगी, क्योंकि सर अगर फेयर वैल्यू पे मेजर होती है तो हमने जो भी कैपिटलाइज किया है वो बार-बार उसके इफेक्ट को जीरो कर देगा। और क्या है सर, बायोलॉजिकल एसेट जो भी फेयर वैल्यू पे मेजर होती है, हमने आपको बताया था। और जो इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर इन लार्ज क्वांटिटी ऑन अ रेपिटेटिव बेसिस, तो ये सर बोरोइंग कॉस्ट इस पे नहीं आता। सर मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट एज पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा। सॉरी। देखो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने इसलिए बताया था क्योंकि क्या होता है कि कभी-कभी जब भी आप कोई बोरोइंग लेते हो तो आपका इनिशियली कुछ खर्च हो जाता है, या आपको पे करना होता है तो प्रीमियम पे करना होता है। तो इन सब 2 कारणों की वजह से, चाहे वो नेट प्रोसेसिंग में कम हो रही है, इफ़ेक्ट कर रही है, या आप प्रीमियम ज़्यादा दे रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है, आपका जो नेट प्रोसेसिंग है या आपका जो पेमेंट करना है वो एक्सेस हो रहा है, या नेट प्रोसेसिंग में कमी हो रही है। मतलब 2 चीज़। मैंने आपको पहला चीज़ बताया कि सर सर मैंने आपको 2 चीज़ बताया, या तो आपकी सर नेट प्रोसीडिंग कम हो रही है, या तो आपको जो रीपेमेंट करना है वो ज़्यादा करना है। रीपेमेंट मतलब कि जितना आपने इनिशियली लिया था उससे आपको ज़्यादा करना है। मतलब आपने लिया था 1 लाख, आपको 5% प्रीमियम पे यानी 1,05,000 रुपये देना है। तो इस कारण से आपको क्या करना होता है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होता है, जिससे एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप चार्ज करते जाओ तो लास्ट में आपकी वो वैल्यू आ जाए जो आपको पे करना है। ठीक है, तो हमने ये बताया था। सॉरी। और मैंने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था कि सबसे पहले लोअर रेट ले लो, लोअर रेट को ही ध्यान में रखना है। लोअर रेट ले लो प्लस लोअर रेट एनपीवी डिवाइड बाय लोअर रेट एनपीवी मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल इन रेट। हाँ, और मैंने बोला था कि नीचे से थोड़ा सा हायर रेट एनपीवी माइनस कर देते हैं। तो बस यही चीज़ है, यही फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। ठीक है, ये देखो फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया था। इसको लर्न करने का बहुत ही सिंपल तरीका था कि सर पहले आप लोअर रेट ले लो, ठीक है, फिर प्लस कर लो लोअर रेट एनपीवी डिवाइड बाय लोअर रेट एनपीवी डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल, और थोड़ा सा माइनस कर दो हायर रेट एनपीवी। याद करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। मैंने आपको तरीका भी बताया था कि कैसे आपको जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होता है। हाँ, और एक चीज़ और मैंने बताया था कि अगर इनिशियली कोई भी एक्सपेंस नहीं है, मतलब आपका 1 लाख का डिवेंचर है फेस वैल्यू का, आपको 1 लाख मिल जा रहा है। ऐसा होता नहीं है, अंडरराइटिंग कमीशन ब्रोकरेज ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको मिल जा रहा है तो आपकी जो आपकी उसकी
सिंपल इंटरेस्ट है, वही आपकी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है। और मैंने बताया कि सर हम लोग जो लीज वाली टॉपिक है वो हम लोग लीज में पढ़ेंगे, तो आपको इसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने आपको बताया था कि फॉरेन करेंसी बोरोइंग अगर क्या होता है कि आप इंडिया में बोरो ना करके फॉरेन में बोरो कर देते हो, क्योंकि वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। तो आपको क्या होता है कि आपको इससे एक्सचेंज लॉस होता है, क्योंकि आपको करेंसी को इंडियन करेंसी में चेंज कराना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है आप एक्सचेंज लॉस को आप पूरा एक्सपेंस नहीं दिखाओ, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि भैया खर्च ज़्यादा दिखा के आप क्या टैक्स कम दो, प्रॉफिट कम दिखाओ, टैक्स कम दो, ऐसा नहीं। आप उसको क्या करो, कैपिटलाइज कर सकते हो, फिर आपको पीएनएल में डालना पड़ेगा। कैपिटलाइज आप कितना कर सकते हो, क्योंकि आपको नेटवर्थ भी ज़्यादा नहीं दिखनी चाहिए, तो कैपिटलाइज आप उतना ही कर सकते हो जितना आपका एक्सचेंज लॉस हुआ है। मतलब सॉरी, मैंने मतलब जितना आपको इफेक्ट, जितना आपका एक्सचेंज लॉस हुआ है आप उसमें से कितना कैपिटलाइज कर सकते हो, आप उतना कैपिटलाइज कर सकते हो जितना आप इंडिया में अगर बोरो करते और फॉरेन में बोरो किया है, दोनों में से कितना आप सेव कर पा रहे हो। तो आपको सबसे पहले निकालना था नोशनल सेविंग कितनी थी, जितनी नोशनल सेविंग है वही मैक्सिमम लिमिट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप नोशनल सेविंग निकालते हैं, फिर आप कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज लॉस करते हैं, फिर मैक्सिमम नोशनल सेविंग तक आप जाते हो। ठीक है, चलो। ये मैंने सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन भी आपको बताया था बच्चों कि भैया अगर आपने पिछले उसको कैपिटलाइज किया है, फिर आपको एक्सचेंज गेन हो गया, तो आपने जितना कैपिटलाइज किया है आप उतना उसकी वैल्यू को रिवर्स कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। सॉरी, उससे ज़्यादा मतलब अगर मान लो आपने पहले 10,000 रुपये का कैपिटलाइज किया है और आपको 15,000 रुपये का गेन हो गया, तो 10,000 आप असेट्स की वैल्यू से कम करो, रिवर्स करो और 5,000 रुपया गेन दिखाओ पीएल में। चलो। फिर मैंने आपको बताया था कि सर क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होती है, तो जो सर असेट्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेती है टू गेट इट रेडी फॉर यूज एज इंटेंडेड। यहाँ बच्चों, यहाँ पे इंटेंडेड शब्द का बहुत ही अच्छा रोल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो शब्द है इंटेंडेड ना, ये पूरे खेल को बदल सकता है कि हमें भले वो असेट्स रेडी फॉर यूज है लेकिन हमारे इंटेंडेड पर्पस के लिए नहीं है, मतलब जैसा हमने सोचा था उस पर्पस के लिए नहीं है, हम उसको अभी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे एज एग्जांपल मैंने कोई मशीनरी ली हुई है जो एक पूरे ग्रुप का हिस्सा है, मेरा इंडिविजुअली वो है रेडी टू यूज़, लेकिन मेरा उस यूज़ का कोई काम का नहीं है, वो उस यूज़ का अब मेरा कोई काम नहीं है। तो इंटेंड मतलब मैं जिस पर्पस के लिए लिया हूँ वो पर्पस के लिए रेडी टू यूज होने में समय लग रहा है। तो अगर वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है तो विच इज ठीक है, फाइन, तो क्वालिफाइंग एसेट्स मानी जाएगी। तो सर यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं दी है, लेकिन अपना इंडिया AS23 में, AS16 में, सॉरी AS16 में आपका 12 मंथ दिया हुआ था। तो यहाँ भी हम लोग मोटा मोटी वही पीरियड एक मान के चलेंगे कि 12 मंथ और मोर जो है हमें लग रहा है, तो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस को हम लोग देखेंगे। ठीक है। अभी क्या है, ये सब मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताए थे कि क्या क्या लगता है सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अभी आ जाओ। हाँ, अब हम लोग अपनी क्लास यहाँ से शुरू करते हैं, जो आज की क्लास हम लोग की होगी। ठीक है, क्या हो गया। यहाँ से अपनी अभी की क्लास है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो देखो सर, अपनी जो क्लास है, सर अपनी जो क्लास है ये यहाँ से है कि सर अपने को पता चल गया कि सर क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होता है। ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या जाता है। ठीक है, सर हम रिकॉग्नाइज कब करेंगे, तो देखो बच्चों, एक तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपकी बोरोइंग कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है तो आप रिकॉग्नाइज करोगे, मतलब कि तो आप कैपिटलाइज करोगे। लेकिन किस समय, किस समय से आप शुरू करोगे, तो रिकॉग्नाइज कब करोगे, तो देखो बच्चों, बोरोइंग कॉस्ट डेट आर डायरेक्टली, borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction, production, or development of a qualifying asset can be capitalized to the cost of assets. Other borrowing costs are recognized as expense in the period in which they occurred. ठीक है, जनरल एंट्री मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे होगा। मतलब रिकॉग्नाइज आप तब करोगे जब आपकी क्वालिफाइंग असेट से रिलेटेड, या तो आप उसको एक्वायर कर रहे हो, या तो आप उसको प्रोडक्शन कर रहे हो, या तो आप उसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, या आप एक्विजिशन या डेवलपमेंट कर रहे हो। तो इन चारों से रिलेटेड आप कुछ भी कर रहे हो, मतलब क्वालिफाइंग एसेट्स का इन चारों से कोई भी रिलेटेड आप काम कर रहे हो तो आप उसको कैपिटलाइज करोगे।
मतलब आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है। नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या होती है, जैसे हम लोग कोई भी अगर एंट्री पास करेंगे, सबसे पहले अगर मैं आपको एक सिंपल सी एंट्री बताऊं कि अगर आपने कोई लोन लिया, कोई भी आप अगर फॉरेन बोरोइंग लेते हो, तो आप नॉर्मल एंट्री करोगे बैंक डेबिट टू बोरोइंग, ये करोगे ना आप, कोई भी बोरोइंग, ठीक है। फिर आप इस पे अगर इंटरेस्ट देते हो तो इसकी एंट्री क्या करोगे, इंटरेस्ट डेबिट टू बोरोइंग। सर टू बोरोइंग क्यों कर रहे हैं, अरे बच्चों इंटरेस्ट डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट भी आपको देना है, तो बोरोइंग को बढ़ाना है, तो बोरोइंग को बढ़ाना है तो उसको भी टू आपको करना पड़ेगा। सर आप क्या छोटी मोटी चीज बता रहे हो, हम लोग सीए फाइनल वाले अपने को पता है, ठीक है, अच्छी बात है। अभी क्या करना है, अब देखो इस इंटरेस्ट को आपको क्लोज करना है, तो इंटरेस्ट को अगर आपको क्लोज करना है तो आपको इस इंटरेस्ट को क्या करना होगा, टू इंटरेस्ट, और या तो आप इसको क्वालिफाइंग एसेट्स में डालोगे या तो आप इसको पीएनएल में डालोगे। मतलब अगर आपको एक्सपेंस जाना है तो आप एक्सपेंस में डालो पीएनएल में, अगर आपको क्वालिफाइंग एसेट में क्वालिफाइंग एसेट में, अगर हाफ करना है तो हाफ इधर जो ऐसा भी आपको करना है वैसा आप करेंगे, ठीक है। तो ये एक एंट्री हो गई। फिर आप एक और एंट्री, कॉमन एंट्री होती है बच्चों, आपको मालूम होगा, एक एंट्री हम लोग करते हैं डेप्रिसिएशन वाली, कि डेप्रिसिएशन डेबिट टू क्वालिफाइंग एसेट्स। अब इस डेप्रिसिएशन को भी अपने को बंद करना होगा लेजर को, तो सर हम लोग पीएनएल डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ये एक नॉर्मल 5 एंट्री आप लोग करोगे। देखो सबसे पहला इंटरेस्ट डेबिट टू लोन यानी कि बोरोइंग हो गया, हाँ, ये एक एंट्री हो गई। फिर क्वालिफाइंग एसेट्स डेबिट टू इंटरेस्ट, सर ये इंटरेस्ट को आप कैपिटलाइज कर रहे हो, देखो ये वाली एंट्री क्वालिफाइंग एसेट्स डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है बच्चों। अब फिर लोन डेबिट टू बैंक, जब आप लोन का पेमेंट करोगे, तो ये एक एक्स्ट्रा एंट्री है, बाकी बाकी फिलहाल और कुछ है नहीं, ठीक है। अब आ जाओ सबसे मेन चीज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज, ठीक है, पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन। मतलब आप कब शुरू करोगे, कब बंद करोगे, कब टेम्परेरी बंद करोगे। मतलब कमेंसमेंट, सस्पेंशन और सेसेशन। सस्पेंशन मतलब भैया क्या होगा यहाँ पे सर, कब आप शुरुआत करोगे, ठीक है। सस्पेंशन मतलब कब आप टेम्परेरी टेम्परेरी को कब रोकोगे कि भैया अभी थोड़ी देर के लिए रोकना है कैपिटलाइजेशन को। सेसेशन कब आप कंप्लीट मतलब बंद कर दोगे कि भैया अब बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। ये सब कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड बात हो रही है। चलो आओ कमेंसमेंट को अब हम लोग समझते हैं सीधा। अब आपको एक एग्जांपल से मैं समझता हूँ, ठीक है, आ जाओ। जैसे मान लो, अभी मेरी बात सुनो, देखो आपने लोन ले लिया, आप अज्यूम करते हैं कि अपनी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू होती है और 31 मार्च को क्लोज होती है। आपने कोई लोन लिया, आपने 1 लाख का लोन लिया एट द रेट 10% पर एनम के हिसाब से, आपने 1 लाख का लोन ले लिया, 1 अप्रैल को ही आपने ले लिया मान लेते हैं, और उस वो लोन लेके आपने कोई खर्च नहीं किया, तो क्या आप कैपिटलाइज करोगे, सर बिल्कुल। अरे क्या बात कर रहे हो यार, क्यों कैपिटलाइज करोगे, नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि सर कैपिटलाइज हम तब करेंगे जब हम कोई क्वालिफाइंग असेट्स पे वो खर्च खर्च करना है, वो भी क्वालिफाइंग एसेट्स पे अगर आपने खर्च किया है तो आप कैपिटलाइज करोगे। नहीं तो सर वो पैसा इंटरेस्ट तो चार्ज हो ही रहा है, बैंक तो अपना इंटरेस्ट लेगी ना, तो सर वो इंटरेस्ट आप पीएनएल में डालोगे। आप समझ रहे हो मेरी बात, मतलब आपने आपने मैं कह रहा हूं कि सर आपने लोन लिया है, ठीक है, बट आपने खर्च भी किया है, वो भी ठीक है, बट ये क्या वो खर्च आपका क्वालिफाइंग एसेट्स पे है, तो सर आप कैपिटलाइज करोगे। अगर आपका ये क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं है तो सर आप इसको कहाँ डालोगे, पीएनएल में डालोगे। समझ में आ रहा है बच्चों, चलो आ जाओ। अब एक एग्जांपल बताते हैं। अब अगर मान लो आपने लोन लिया बच्चों 10 लाख, आपने जो खर्च कर दिया, खर्च किया है और वो भी क्वालिफाइंग एसेट पे खर्च किया है 15 लाख, तो आप किस पे कैपिटलाइज करोगे, जो आपको बोरोइंग कॉस्ट निकालनी है। जैसे मान लो मैं ये बता रहा हूँ कि 10% पर एनम यानी कि 1 लाख रुपया आपकी बोरोइंग कॉस्ट हो गई, 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख। तो आप कितना बोरोइंग कॉस्ट आप कैपिटलाइज करोगे, क्या ये 10% आप इस पे निकालोगे या 10% आप इस पे निकालोगे। सर आप क्या बात कर रहे हैं, मैं तो जितना लोन लिया हूँ या जितना मैंने खर्च किया है मैं उस पे पूरा कैपिटलाइज करूंगा। अरे नहीं मेरे बच्चों, ऐसा नहीं करना, जितना आपने लोन लिया है बच्चों उतना ही ना इंटरेस्ट हुआ आपका, उतना ही ना बोरोइंग कॉस्ट हुआ। आपने जो ये एक्सेस पैसा ये कितना लगा दिया, आपने एक्सेस 5 लाख लगाया, ये तो आप अपने पॉकेट से लगाए हो ना,
ये कोई बोरोइंग थोड़ी है, ये 5 लाख तो आपका खुद का पैसा है। तो सर विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम है उस पे आप बोरोइंग कॉस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो। तुम्हें समझ में आ रहा है ना मैंने क्या बताया? देखो, आप अपना ओनर्स का जो ओनर का पैसा है वो बोरोइंग नहीं है, तो आप उस पे कैपिटलाइज कैसे कर सकते हो बोरोइंग कॉस्ट? वो बोरोइंग कॉस्ट ही नहीं है, वो बोरोइंग ही नहीं है, तो बोरोइंग कॉस्ट कैसे हो गई? अब एक चीज और आ जाओ। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लो। जैसे मान लो आपने लोन लिया। लोन तो 1 अप्रैल को ही ले लिया आपने 10 लाख का। आपने एक्सपेंस किया क्वालिफाइंग एसेट्स पे 1 मई को, और वो भी कितना, मान लेते हैं 12 लाख आपने कर दिया। तो सर आपकी बोरोइंग कॉस्ट तो जो आपकी पूरी है ये तो 10% के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये 1 लाख है। लेकिन कैपिटलाइज एक्सपेंस आपने कब किया? एक्सपेंस तो आपने 1 मई को किया है ना बच्चों। तो आपका जो पीरियड है वो कितने महीने आपने जो है खर्च किया है, कितने पीरियड के लिए खर्च सॉरी, कितने पीरियड के लिए आपने खर्च किया? आपने 11 महीने के लिए केवल खर्च किया, 1 मई से लेके, अगर आप 1 मई से जोड़ोगे 31 मार्च तक कितने महीने हुए बच्चों? 11 महीने के लिए। यानी आपने जो इसमें 10 लाख और 2 लाख दो है, एक 2 लाख है एक 10 लाख है, ये जो 10 लाख आपने खर्च किया है जिसपे आप ये आपकी पूरी बोरोइंग कॉस्ट तो 1 लाख है उसमें नो डाउट, लेकिन आप जो कैपिटलाइज करोगे वो कितना करोगे? 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइड बाई 12, यानी बच्चों आप कितना कैपिटलाइज करोगे? 91,667। तो सर बाकी का पैसा हम क्या करेंगे? बाकी का पैसा सर आपका क्या हो जाएगा? 8,333 रुपए आप ये डालोगे सर पीएनएल अकाउंट में। बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं अभी सब लिखवाऊंगा, अभी आपको बस समझना है, अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, मैं आपको एकदम परफेक्ट एग्जांपल लिखवाऊंगा। देखो, सबसे पहला आपका बोरिंग होना चाहिए, ठीक है सर। दूसरा आपका खर्च होना चाहिए, खर्च भी आपका कुछ ना कुछ आपका क्वालिफाइंग एसेट्स पे होना चाहिए। और सर जिस दिन से आपने खर्च किया है उसी दिन से आप कैपिटलाइज कर पाओगे, बाकी आपका पीएनएल में जाएगा। तो चलो आ जाओ, अब हम लोग अपना पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, बस अब पढ़ के करना है और कुछ नहीं करना है। तो देखो, तो देखो क्या लिखा है। देखो लिखा है, an entity can commence capitalization after fulfilling all ऑल दिस कंडीशन। मतलब अगर ये तीनों कंडीशन, कितने कंडीशन है देखो सर, 1, 2, 3, ये 3 कंडीशन आपने फुलफिल कर लिए तो आप जो है बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो सर क्या है पहला कंडीशन? सबसे पहला कंडीशन है इनकर एक्सपेंडिचर फॉर दिस एसेट्स आउट ऑफ बोरोड फंड। मतलब आपने जो खर्च किया है, जो आप खर्च कर रहे हो वो आप बोरोइंग में से खर्च कर रहे हो, अपने पास से नहीं। अगर आपको यहाँ लिखना है तो सिंपल सा आप लिख लो, खर्च अपने जेब से नहीं। मतलब आप लोन के पैसे से खर्च किए हैं तो ही आप कैपिटलाइज करेंगे, जो मैंने आपको बताया बच्चों। अब देखो अब क्या लिखा है, इंटरेस्ट कॉस्ट, interest cost should be actual cost, it should not be nominal cost। सर ये क्या बोल रहे हो आप बच्चों? ये बोल रहे हैं ना कि आप जो 10% निकाल रहे थे, आप जो 10% निकाल रहे थे वो आप 10 लाख पे निकालना, ना कि 15 लाख पे निकाल देना, क्योंकि 10 लाख लोन है, 5 लाख तो आपने अपने जेब से खर्च किया है। तो आप 15 लाख का 10% यानी 1.5 लाख आप नहीं निकालना। अरे मेरी बात समझ रहे हो ना यार? नॉमिनल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब देखो क्या लिखा है कि इट मीन्स
इफ एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट बिकम मोर देन बोरोड फंड, मतलब आपने जो खर्च किया है वो लोन से ज्यादा खर्च किया है, देन वी कैन नॉट कैपिटलाइज बोरोइंग कॉस्ट, वी कैन नॉट कैपिटलाइज बोरोइंग ऑन एक्सेस एक्सपेंडिचर मेड। अरे भैया, एक्सेस खर्च वो आपने अपने पॉकेट से किया हुआ है, तो वो तो बोरोइंग नहीं है ना, वो तो आपने अपने पास से पैसा लगाया हुआ है, वो तो बोरोइंग है ही नहीं, तो आप उस पे क्यों, जब वो बोरोइंग नहीं तो बोरोइंग कॉस्ट ही नहीं। तो मैक्सिमम कैपिटलाइज क्या होगा बच्चों, ये ना थोड़ा आप यहाँ पे कट कर लेना, वैसे आपको जो बुक मिली होगी ये कट ही होगा। मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन आप किस पे करोगे, मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन ऑन बोरोड फंड और एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम है आप उस पे करोगे, दोनों में से जो हायर है आप उस पे नहीं कर दोगे। देखो ये जो है ना, ये अभी तक का जो दोनों पॉइंट है, इसको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको। सीधा सबसे पहला, आप तो खर्च, सबसे पहला चीज आप खर्च किया होना चाहिए, वो भी बोरोड फंड में से। और दूसरा क्या है कि सर ठीक है, खर्च जा इतना मत कर दो कि अपने पास से खर्च कर दो। इसका मतलब ही दोनों एक दूसरे से लिंक है कि जो भी खर्च होना चाहिए वो बोरोड फंड से होना चाहिए, विच एवर इज लोअर। मतलब आप ज्यादा खर्च कर दे रहे हो तो ऐसा नहीं कि पूरे पे आप जो है बोरिंग कॉस्ट ले रहे हो, नहीं। और क्या सर, तीसरी कंडीशन क्या है सर, तीसरी कंडीशन है इट इट अंडरटेक एक्टिविटी that are necessary to prepare the assets for its intended use, मतलब काम चल रहा है, इसका सीधा सा मतलब ये है बच्चों कि काम चल रहा है, मतलब काम शुरू हो चुका है या काम चल रहा है। शुरू से काम चलो, बात एक ये है, ऐसा नहीं है कि काम रुका हुआ है। अगर काम रुका हुआ है, चाहे आप लोन ले लो, लोन आपने ले लिया, एक्सपेंडिचर भी आपने कम कर दिया, लेकिन काम बंद है, काम अब किसी भी कारण से बंद हो सकता है, काम नहीं चल रहा है, रेडी ही नहीं है। अब जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल स्टडी मटेरियल में अभी आपको दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि आपने किसी को एडवांस दे दिया, आपने लोन लिया स्पेसिफिक फॉर परचेज ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स, आपने लोन ले लिया और आपने एडवांस में दे दिया, और वहां का जो आपका सप्लायर है उसने बोला कि सर अभी हमने कोई भी गतिविधि नहीं ली है, कोई भी एक्शन नहीं लिया है आपके डिमांड पे, मतलब आपकी जो भी डिमांड है, जो भी आपकी गाड़ी है या जो भी आपका असेट्स है, हमने उस पर कोई भी काम चालू नहीं किया, तो सर आप कैपिटलाइज नहीं करोगे, यस, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी उसने नहीं की हुई है। ऐसा तो क्या होगा कि आपने लिया, आप सीधा आप उसको ट्रांसफर कर दे रहे हो एडवांस, आप पूरा कैपिटलाइज करते रहो। तो सर हमें फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस देखने होंगे। तो सर तीन कंडीशन है, अगर आपको बोरिंग कॉस्ट को कमेंट्स करना है, उसके सबसे पहला सर जो खर्च होना चाहिए वो आउट ऑफ बोरोड फंड होना चाहिए। दूसरा सर बोरिंग कॉस्ट शुड बी एक्चुअल कॉस्ट, इट शुड नॉट बी नॉमिनल कॉस्ट, मतलब बोरोड फंड और एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर। तीसरा इट्स अंडरटेक द एक्टिविटी विच इज रिक्वायर्ड टू गेट इट रेडी फॉर यूज, मतलब एक्टिविटी हो रही है, काम चल रहा है। तो ये तीन कंडीशन है बच्चों, ठीक है। अब आ जाओ, मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, मतलब कुछ एग्जाम मैंने पेज भी छुड़वाए हैं आपको, 3 पन्ने छुड़वाए हैं। चलो आ जाओ, कुछ एग्जाम्पल मैंने, वैसे आपको एग्जाम्पल कराने की जरूरत है नहीं, आप तो प्यारे प्यारे बच्चे हो हमारे। मैं इस पे कराऊँ क्या, चलो अच्छा इसी पे करा देता हूँ, आप चाहो तो उस पे लिख लो, मैं इधर करा देता हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहला इसमें एग्जाम्पल 1, ठीक है, बोरोड फंड 1000 डिवेंचर 8% डिवेंचर 8% डिवेंचर एट द रेट 100 ईच बोरो किया एज ऑन 1 अप्रैल 2022, एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट्स इज 5 लाख, कैलकुलेट बोरोइंग कॉस्ट टू बी capitalized and to be charged to P&L अकाउंट। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो देखो कैपिटलाइज करने के लिए बच्चों यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ कि एज ऑन 1 अप्रैल 2022 को ही आपने खर्च भी कर दिया। तो सर अगर इसका हमें सॉल्यूशन लिखना है, तो सर आपका फंड है
सर बिल्कुल फंड है सर, आपका एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल एक्सपेंडिचर है सर, वो एक्सपेंडिचर क्वालिफाइंग एसेट्स पे है, बिल्कुल है सर। तो सर अगर पूरा खर्च आपने क्वालिफाइंग एसेट्स पे कर लिया तो पूरा ही आपका कैपिटलाइज होना चाहिए? नहीं, देखो, आपने 1 लाख अपना बोरोइंग है और आपने खर्च कितना किया है? 5 लाख। तो 4 लाख तो बच्चों आपने अपने पास से खर्च किया ना, तो आपका बोरिंग कॉस्ट कितना होगा? देखो, आपकी बोरिंग कॉस्ट कितनी हुई सर? देखो, खर्च तो है आउट ऑफ बोरोड फंड, कितना आउट ऑफ बोरोड फंड आपने खर्च किया है? ये आपने टोटल एक्सपेंडिचर तो आपने 5 लाख किया है, तो 1 लाख इसमें से 1 लाख आपने खर्च किया है बोरोड फंड से, और 4 लाख आपने खर्च किया है सर, 4 लाख आप अपने अपने जेब से खर्च किया है, और ये आपने बोरोड फंड खर्च किया है। तो सर बोरिंग कॉस्ट आपकी कितनी हुई सर? 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 8%। तो सर 8,000 आप पूरा कैपिटलाइज कर सकते हो। सर पीएनएल में क्या जाएगा? सर पीएनएल में सर कुछ नहीं जाएगा, जीरो। सर जनरल एंट्री भी करा दो। आ जाओ बच्चों, मैं ये जनरल एंट्री पूरी करा दे रहा हूँ। सबसे पहली जनरल एंट्री सर क्या होगी? सर बैंक डेबिट टू बोरिंग, बोरिंग कह लो या 8% डिवेंचर कह लो, कितना? 1 लाख। सर दूसरी एंट्री इंटरेस्ट डेबिट टू 8% डिवेंचर, 8,000। तीसरी एंट्री सर क्वालिफाइंग असेट्स डेबिट टू इंटरेस्ट, 8,000। सर ये 8,000 आपने इसको ट्रांसफर कर दिया। सर एक और एंट्री आएगी, क्वालिफाइंग असेट्स डेबिट टू बैंक, 5 लाख रुपए। बोरिंग क्वालिफाइंग असेट्स की वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स एज ऑन 31st March 2003 इज रुपीज 5,08,000। ठीक है, एक्सेप्ट डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन अभी हम लोग ने चार्ज नहीं किया है, तो आप बार बार ये क्वेश्चन मत कर देना बच्चों कि सर आपने डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं किया। आपको लिखना है लिख लो। समझ रहे हो? मतलब आपको देखना है बोरोड फंड है, ठीक है, एक्सपेंडिचर है, ठीक है, तो आप कैपिटलाइज कर सकते हो। यहाँ हमने पूरा, तो अभी आगे करें? अरे आप रोक लो ना यार, यहाँ पे रोक के आप अभी रोक लो, फिर नीचे रोक लो, वैसे इतना कुछ है नहीं, तो अभी इसको रोक लो। अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये आपने खाली जगह है आप उस पर कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ एक दूसरा क्वेश्चन। एग्जाम्पल 2। तो सर जो आपका बोरोड फंड है, बोरोड फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2022 एज ऑन 1 अप्रैल 2022 इज 1,01,000 8% डिवेंचर of rupees 100 each, expenditure on qualifying assets। 1 मिनट बच्चों, बच्चों, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा। हाँ वहाँ पे 1 अप्रैल को ही खर्च हुआ है, ठीक है। हाँ सही है सही है। एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग असेट्स इज रुपीस 90,000 एज ऑन 1 अप्रैल 2022। कैलकुलेट borrowing cost, BC borrowing cost to be capitalized and
चार्ज टू पीएनएल। तो देखो यहाँ भी सिंपल है सर। आपने यहाँ बोरो कितना किया है सर? बोरो आपने किया है 1 लाख, ठीक है, लेकिन आपने जो खर्च किया है वो 90,000 ही खर्च किया है। तो सर आप क्या पूरा 1 लाख का बोरोइंग कॉस्ट ले लोगे? विच एवर इज लोअर। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था सर आप क्या लो, आप लो बोरोड फंड लो, आपका जो बोरोड फंड है और जो आपने एक्सपेंडिचर लिया है विच एवर इज लोअर। तो सर आपने बोरोड फंड यहाँ पे कितना किया है? यहाँ पे बोरोड फंड आपका 1 लाख है, खर्च आपने किया 90,000, तो आप बोरोइंग कॉस्ट कितने पे करोगे? 90,000 पे करोगे। चलो आ जाओ, मैं आपको करा रहा हूँ। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? चलो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे होगा। सिंपल है यार, इतना कुछ नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट कैलकुलेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट टू बी चार्ज टू पीएनएल एंड टू बी कैपिटलाइज्ड। तो सर टोटल बोरोइंग कॉस्ट कितनी है? अगर मैं बात करूं सर टोटल बोरोइंग कॉस्ट, तो सर 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, ये नंबर ऑफ डिबेंचर है, ये फेस वैल्यू है, और मल्टीप्लाई बाई 8%। तो सर ये आपका 8% ही था ना बच्चों? तो सर ये आपका हो गया 8,000। सर एक्सपेंडिचर आपने कितना किया है? एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट्स, एक सेकेंड, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, कितना कैपिटलाइज होगा बच्चों? तो सर आपको क्या करना है? आपको कितना आपने खर्च किया है बच्चों? खर्च किया है सर आपने 90,000। तो सर 90,000 मल्टीप्लाई बाई 8%, तो सर कितना हो गया सर? ये 72,000। तो सर बाकी का पैसा कहाँ जाएगा? टू बी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। सर ये पैसा कहाँ जाएगा? 8,000 आप पीएनएल में डालोगे। अगर ये 90,000 का आपको नोट लिखना है कि 90,000 क्यों, तो यहाँ पे आप नोट लिख लो कि सिंस एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग असेट्स इज लेस देन borrowed fund, that's why 90,000 rupees taken as lower of borrowed fund and expenditure on qualifying assets। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? अभी आपको समझ में आ रहा होगा, वैसे इतना कोई टफ नहीं है, मुझे जहां तक लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वैसे एक चीज़ मुझे आपको बोलना था, जैसे देखो जो भी क्लासेस है मेरी यूट्यूब पे भी डल रही हैं, तो आपको जो भी टॉपिक, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या कोई और चैप्टर है जो एएस या इंडिया से रिलेटेड है आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट में बोला करो, मैं उसका एक अच्छा सा वीडियो आपके लिए बना के डाल दूंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। कोई भी टॉपिक, अगर अपने एफ से रिलेटेड है या अपने अकाउंट से रिलेटेड है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसका एक वीडियो आपको डाल दूंगा। किसी भी एनी सिंगल बच्चे को भी अगर कुछ डाउट हो रहा है तो वो मुझसे ज़रूर पूछे, कोई भी टॉपिक का होगा तो। ठीक है, तो चलो आ जाओ, और एक एग्जांपल करा दें। ठीक है, तो देखो पहला एग्जाम्पल था कि आपने ज़्यादा खर्च कर दिया, दूसरा एग्जाम्पल था आपने कम खर्च कर दिया, और तीसरा एग्जाम्पल मैं एक अगर ऐसा सोच रहा हूँ कि आपने केवल बोरो कर लिया है, आपने एक्सपेंडिचर नहीं किया है, तो पूरा पैसा आप पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे, कोई भी कैपिटलाइजेशन नहीं। और आपने केवल खर्च किया है, आपने बोरिंग ही नहीं है, तो सर कोई कैपिटलाइजेशन ही नहीं, कोई एक्सपेंस ही नहीं। तो मैं ये दोनों एग्जाम्पल नहीं करा रहा हूँ, मैं एक और एग्जाम्पल मुझे कराना है, मैं वो करा रहा हूँ, आ जाओ।
Example 3. Borrowed fund is 1000, 8% debenture at the rate 100 each as on 1 जून 2022। मतलब आपने 1 जून 2022 को बोरो किया हुआ है मार्केट एंड एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग असेट्स इज रुपीज 1,20,000 as on 1 November 2022। Calculate borrowing cost to be capitalized and charged to P&L account। सिंपल है यार, इतना कुछ करना नहीं। एक बात बताओ आप मुझे, आप जो बैंक को बोरोइंग कॉस्ट या बैंक को ब्याज भरोगे, जितना समय का है उतना ही ना भरोगे। तो करना क्या है, देखो सीधा सा सॉल्यूशन है। कैलकुलेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, आगे का लिख लेना आप, या अभी मैं लिखवा दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, टोटल बोरोइंग कॉस्ट। सर आपकी बोरोइंग कॉस्ट हुई कितनी है। अगर मैं टोटल बोरोइंग कॉस्ट करूँ तो सर 1000 नंबर ऑफ डिबेंचर है सर, ये मल्टीप्लाई बाई 100 का है सर, 100 ईच का ये फेस वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाई 8%। तो सर पूरे साल का देना है। नहीं बच्चों, आपने कब लिया है, आपने 1 जून को लिया हुआ है। तो 1 जून से जोड़ लो सर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यानी बच्चों 10 महीना का ही आपको ब्याज देना होगा। तो सर आपको कितना, 6,667 रुपए ही आपको ब्याज देना होगा। सर आपने कैपिटलाइज कितना करना है, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। सर कैपिटलाइज आप कब करोगे, जब आपने खर्च किया है तब ना, कि बस आपने बोरिंग ले लिया आप कैपिटलाइज करना चालू करोगे। ऐसा नहीं होता ना। आप खर्च कितने दिन से चालू किए हो, आपने खर्च किया है। सर आपने खर्च किया है 1 नवंबर को, और वो भी 1,20,000 रुपए। आपने लोन लिया था सॉरी, आपने लोन लिया था 1,20,000, 1 लाख रुपए आपने खर्च कर दिया, 1,20,000, तो 20,000 अपने पॉकेट से खर्च किया ना बच्चों, ठीक है। तो 1 लाख पे आप कैपिटलाइज कर सकते हो, लेकिन कितने महीने के लिए सर, 1 लाख जो आप कैपिटलाइज करोगे, 1 लाख पे आप 8% निकालोगे, लेकिन कितने महीने के लिए, आपने कब खर्च किया है, आपने खर्च किया है 1 नवंबर को। तो नवंबर से लेके मार्च तक कितने दिन हुए बच्चों, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने के लिए आप बस कैपिटलाइज कर पाएंगे। यानी कितना, 8,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 12। सर आपको 3,333 ही आप कैपिटलाइज कर पाएंगे, -6,667। यानी कि आप बाकी का पैसा, अच्छा 10 महीना है, 5 महीना कर रहे हो, तो बाकी 3,333 रुपए या 34 रुपए आप जो है ये पीएनएल में ट्रांसफर होगा, और सर ये पैसा आप कैपिटलाइज कर लोगे। समझ में आया ना। अरे जिस तारीख से आपने कैपिटलाइजेशन शुरू किया, जिस तारीख से आपने खर्च किया, उसी दिन से लोगे ना यार। मतलब जो है बस खर्च कर दिया तो लेते जाओगे, नहीं ना। समझ में आ रही है कि नहीं। ले लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। सिंपल है, इतना कुछ टिस्मर खान नहीं है बच्चों। पानी पी लो, मैं पी लीजिए सर, आप ही की पानी है। ठीक है, जो भी अगर आपको डाउट हो तो आप जरूर कमेंट में पूछ लेना, या
नंबर तो है ही मेरा आपके पास, तो आप मैसेज कर लेना, कॉल मत करना यार। आ जाओ, एक क्वेश्चन और कराता हूँ। ये तुम्हें समझ में आ रहा है ना? मुझे तो लग रहा है आ रहा होगा। अच्छा, एग्जाम्पल 4। सर बोरोड फंड जो है इज 1008% डिवेंचर एट द रेट 100 each एज ऑन 1 अप्रैल 2022। एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग असेट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2022 को आपने खर्च किया है 10,000। 1 जून 2022 को आपने खर्च कर दिया 25,000। सर आपने 1 दिसंबर 2022 को खर्च कर दिया आपने 50,000। और आपने सर सर आपने 1 मार्च 2023 को खर्च कर दिया आपने सर 15,000। पूरा आपने टोटल कितना खर्च कर दिया? 25, 75, 75, 25, 25, 1 लाख आपने पूरा खर्च कर दिया। सर ये पूछ रहा है कैलकुलेट बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। ये पूछ रहा है कि आप बता दो कि कितना कैपिटलाइज होगा, एंड ये भी बता दो टू बी चार्ज्ड टू पीएनएल। बता दो सर, बता दो, ये तड़प रहा है सर, बता दो, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। अरे ऐसा हो सकता है ना कि आपने थोड़े थोड़े समय में, जैसे अगर कोई बिल्डिंग आप बना रहे हो या कोई बहुत बड़ी आप सोसाइटी बना रहे हो, तो उसमें आप थोड़े थोड़े करके खर्च करते हो, तो उस केस में ये क्वेश्चन है। फंड तो आपने बोरो कर लिया है, समय समय पे आप खर्च करते हो, तो उस केस में आप कैसे करोगे? ठीक है, सॉरी। तो देखो, सिंपल है, लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। मैं बार बार सोच रहा हूँ कि बी सी लिख के आगे बढ़ूं, लेकिन मेरे बच्चों तो देखो, सबसे पहले टोटल बोरोइंग कॉस्ट। सर टोटल बोरोइंग कॉस्ट कितनी हुई सर? सर 1 लाख है, मल्टीप्लाई बाई 8%, क्योंकि सर 1 अप्रैल को ही आपने लिया हुआ है, तो 8,000 रुपये। सर 8,000 रुपये, ठीक है सर। अब सर माइनस बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। तो सर ये कैसे निकलेगा? इसके लिए आप छोटा सा, अगर मैं बोलूंगा तो एक आप हेडिंग बना लो, डेट एक्सपेंडिचर पीरियड। तो सर डेट आपने 1 अप्रैल को खर्च किया है, सर फिर आपने 1 जून, 1 दिसंबर, 1 मार्च, 1 जून, 1 दिसंबर और 1 मार्च। सर आपने कितना कितना 10, 25, 50, 15, 10,000, 25,000, 50,000, 15,000। सर आपने आपने ये कितने महीने के लिए खर्च किया है सर? कितने महीने के लिए? ये तो आपने 12 महीने के लिए खर्च किया। सर ये आपने कितने महीने के लिए खर्च किया? आपने 10 महीने के लिए खर्च किया। ये सर आपने 4 महीने के लिए, और ये 1 महीने के लिए। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो सर ये डिवाइड बाई 12, डिवाइड बाई 12, डिवाइड बाई 12, डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो सर आपका ये जो हो जाएगा, कैलकुलेशन कैसे निकलेगा सर? अगर मैं इसका हेडिंग एक डाल दूं, कैलकुलेशन, तो सर इसको मैं अगर डाल देता हूँ ए और इसको डाल देता हूँ बी, तो सर हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाई बी। तो सर 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 12, तो सर ये 10,000 आएगा। सर ये 25,000 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 12, तो सर ये हो गया आपका 20,833। 50,000 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 12, तो सर ये आपका हो गया 16,667। 15,000 डिवाइड बाई 12, सर ये आपका हो गया 1250।
तो सर ये आपका कितना आ गया सर? 1250, 16,667 प्लस 20,833 प्लस 10,000। सर ये आपका हो गया 48,750। यानी सर 48,750 का सर आपका जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका है सर 8%। तो यानी 48,750 का 8% कितना हो गया सर? 48,750 मल्टीप्लाई बाई 8%। 48750 मल्टीप्लाई बाई 8%। सर ये आपका आ गया सर कितना सर? सर आपका आ गया ये 3900। तो सर बाकी पैसा आप कहाँ ट्रांसफर करोगे? पीएनएल में। सर 4100 रुपये आप डालोगे पीएनएल में और ये पैसा आप कैपिटलाइज करोगे। समझ में आया बच्चों? समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? देखो सिंपल था, बस आपको यहाँ पे उसका पीरियड देखना था, आपने कितने महीनों के लिए वो खर्च किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो मैंने आपको बताया था कमेंट्स आप कब कर सकते हो। तो मैंने आपको पहला बताया था कि आपका इंटरेस्ट एक्चुअल होना चाहिए, मतलब जो भी आप खर्च कर रहे हो, मतलब आपका जो भी खर्च, मैंने आपको पहला ये बताया था कि खर्च जो कर रहे हो वो आउट ऑफ बोरोड फंड कर रहे हो, और इंटरेस्ट एक्चुअल कॉस्ट होना चाहिए, ये दूसरा बताया था। जो कि मैंने बताया था कि आप खर्च अपने पास से नहीं कर रहे हो, मतलब आप खुद का पैसा नहीं लगा रहे हो, क्योंकि खुद का पैसा तो बोरोइंग ही नहीं है ना सर, वो तो आपका खुद का पैसा है, जेब का पैसा है। तो आपने जितनी बोरोइंग की है केवल उतना ही कैपिटलाइज कर सकते हो। तो विच एवर इज लोअर, अभी खर्च कम कर दिया तो पूरे बोरोइंग का नहीं कर सकते, जितना खर्च किया उतना ही कर सकते, इसलिए मैंने बताया लोअर, और अंडरटेक एक्टिविटी विच आर नेसेसरी और गेट इट रेडी फॉर यूज एज इंटेंडेड। तो ये तीन कंडीशन थी जो आपको ये मतलब परमिट करती है कि अब आप कैपिटलाइज कर सकते हो। चलो आ जाओ। तो ये हो गए बच्चों, अब आ जाओ। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो बहुत मस्त है, या अगर मैं आपको एक दो क्वेश्चन अगर एक दिखा दूं तो मजा आ जाएगा आपको, मुझे लगता है। ये तो होमवर्क ही ले लो, इसमें तो कुछ नहीं है। अगर मैं ये होमवर्क दे दूं तो आप ये कर लोगे? कुछ भी नहीं है बच्चों, ये तो सिंपल है, ये होमवर्क ले लो आप, क्योंकि इसका दिया हुआ है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन रुक जाओ, अभी इसका मैंने नहीं पढ़ाया आपको, अभी इसका भी नहीं। अभी ये भी नहीं, रुक जाओ। ये देखो ये क्वेश्चन है, ये हम लोग कर सकते हैं। इसमें आपको बताना है कि कमेंसमेंट डेट क्या होगी, किस दिन से आप बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। आ जाओ। देखो एक्स लिमिट, देखो कमिटमेंट डेट क्या हो, कमिटमेंट का हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने कमिटमेंट पढ़ा सबसे पहला कि खर्च होना चाहिए। मैंने हम लोगों ने पढ़ा है कि सर सबसे पहले आपका एक्सपेंस होना चाहिए, और वो भी बोरोड फंड से होना चाहिए ना, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है सर? इंटरेस्ट एक्चुअल होना चाहिए। तीसरा कंडीशन सर, काम WIP होना चाहिए। चलो अब आ जाओ देख लेते हैं ये तीनों कंडीशन। एक्स लिमिटेड ने कमेंस किया न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट विच इज टू बी फाइनेंस्ड बाय बोरिंग, ठीक है, लोन लेगा वो। की डेट्स आर एज फॉलो: 15 मई 2001 को लोन इंटरेस्ट रिलेटिंग टू प्रोजेक्ट स्टार्ट इनकरिंग, मतलब लोन ले लिया है और इंटरेस्ट का मीटर चल रहा है 15 मई को। मतलब एक कंडीशन ये फुलफिल हो गई कि सर इंटरेस्ट चल रही है,
ये हमारी हो गई सर, इंटरेस्ट चल रही है। ठीक है सर, फिर आगे क्या है? 2 जून को टेक्निकल साइट प्लानिंग कमेंस्ड। सर टेक्निकल साइट पे हमारी प्लानिंग शुरू हो गई है, मतलब कुछ काम शुरू हो गया है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि काम हमारा चल रहा है। ठीक है। 19 जून को एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर ऑन प्रोजेक्ट स्टार्ट इनकरिंग। यहाँ बोला प्लानिंग, यहाँ बोल रहा है खर्च शुरू हो गया है। तो सर अपना जो खर्च है वो कब शुरू हुआ है सर? 19 जून को। 18 जुलाई को क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन वर्क कमेंस, कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ। देखो अपनी 3 कंडीशन थी। अपनी पहली कंडीशन कब खत्म हुई? 15 मई को ये हमारी दूसरी कंडीशन शुरू फुलफिल हुई। 2 जून को हमारा तीसरा फुलफिल हुआ और 3 जून को हमारा पहला फुलफिल हो गया। तो यानी ये तीनों कब कंप्लीट हुआ है सर? 19 जून को। तो सर हमारी जो कमेंसमेंट डेट क्या होगी सर? कमेंसमेंट डेट हमारी हो गई 19 जून। सिंपल। सर ऐसे कैसे सर? ऐसे कैसे सर? कंस्ट्रक्शन तो 18 जुलाई को शुरू हो रहा है ना बच्चों। जरूरी नहीं है कि सीमेंट बालू सना रहा है तो ही कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है। ठीक है, काम काम कैन बी एनी टाइप ऑफ काम। प्लानिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वर्क यार। बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो देखो टेक्निकल साइड प्लानिंग यहाँ पे पहले ही बोल दिया था शुरू हो चुका था, इंटरेस्ट चालू हुआ, एक्सपेंडिचर भी हो गया था। तो बस हमारे जो क्या थी, हमारी तीसरी कंडीशन थी अंडरटेक एक्टिविटी विच इट रिक्वायर्ड टू गेट इट रेडी फॉर यूज। चलो और देखें, और कोई क्वेश्चन कराने लायक है क्या? हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन, आ जाओ। देखो क्या है, मरीन मरीन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ऑर्डर 3 शिप फॉर इट्स फ्लीट ऑन 1 अप्रैल 2000। इसने ऑर्डर किया 3 शिप। ठीक है, फॉर इट्स फ्लीट, अपने काम के लिए इसने 3 जहाज 3 शिप जो है ऑर्डर किया हुआ है। इट पे डाउन 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द शिप आउट ऑफ द लॉन्ग टर्म बोरिंग फ्रॉम अ शेड्यूल बैंक। इसने बैंक से लोन लेके इसने 25% पैसा इसने दे दिया है। एडवांस पेमेंट, डाउन पेमेंट इसने दे दिया हुआ। देखो आउट ऑफ लिखा है ना यहाँ पे बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है देख लो, आउट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, मतलब हो सकता है पूरा बोरो कर लिया है इसने, 25% इसने दे दिया है। अब क्या लिखा है? द डिलीवरी हैज टू कमेंस फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2007, मतलब उसकी जो डिलीवरी अपने को मिलेगी वो 2007 से शुरू होगी। ऑन 1 मार्च 2002 द शिप बिल्डर, जो जिसको हमने ऑर्डर दिया है, वो मुझे बता रहा है, इन्फॉर्म दैट इट हैज कमेंस प्रोडक्शन ऑफ 1 शिप। अपने लोगों ने इसको 3 शिप का ऑर्डर दिया है। और हम लोगों ने 1 अप्रैल 2000 में उसको ऑर्डर दिया था। और वो अपने को बता रहा है कि सर हम लोग 1 मार्च को जो है कमेंस किए हैं प्रोडक्शन, वो भी 1 शिप का, 1 मार्च 2002 को। तो सर 31 मार्च 2001 को ये क्या कर रहा था सर? 2001 को इसने कोई शिप पे कोई काम ही नहीं किया। तो सर जब काम ही नहीं हुआ तो तीसरी जो कंडीशन है अंडरटेक एक्टिविटी वाली, वो तो फुलफिल ही नहीं हुई ना सर। तो सर 31 मार्च 2001 को लोन तो चल रहा है सर। सर आपने लोन भी ले रखा है, आपने खर्च भी एज अ एडवांस आपने दे दिया है, लेकिन एक्टिविटी सर आपकी नहीं हुई है। तो सर जब एक्टिविटी ही नहीं हुई, आपने आपके जो बिल्डर है उसने कोई काम ही नहीं किया, तो आप सर कैसे कैपिटलाइज कर सकते हो? ऐसे तो आप किसी को भी दे दो पैसा एडवांस में, आप बोलो कि भैया हम कैपिटलाइज करेंगे, नेटवर्थ बढ़ाएंगे अपनी। आप समझ रहे मेरी बात? तो सर इसने 31 मार्च 2001 को कोई भी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी, जीरो। सर कोई कैपिटलाइज नहीं होगी, यस सर जीरो। सर 31 मार्च 2002 को
क्या होगी? बिल्कुल होगी। लेकिन देखो 1 मार्च को काम शुरू हुआ है, यानी कि 1 महीना केवल, 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक कितने महीने बच्चों? केवल 1 महीना। 1 महीना का आप कैपिटलाइज कर सकते हो। सर इधर का पूरा पैसा जो बोल रहे हो आप 2001 में जो इसका पड़ा है 31 मार्च, क्योंकि बोरोइंग तो 1 अप्रैल को ही कर दिया, तो पूरा पैसा वो क्या करेगा सर? पूरा पैसा वो आपका पीएनएल में डालेगा। सर इधर 1 महीने का, यहाँ अप्रैल से लेके, यह 1 अप्रैल से लेके 28 फरवरी तक का पूरा पैसा पीएनएल में जाएगा। और सर 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक का पैसा ये कैपिटलाइज्ड होगा। देयर इज नो प्रोग्रेस ऑन अदर 2 शिप। ओ माई गॉड, केवल एक शिप का ही, वो भी आपने जितना भी पैसा दिया है केवल एक शिप का आप जो है कैपिटलाइज करोगे। अभी क्या बोल रहा है ये? मरीन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन फाइनेंशियल ईयर बेसिस। इज इट परमिसिबल फॉर मरीन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड टू कैपिटलाइज एनी बोरोइंग कॉस्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2001 एंड 2002? कोई भी बोरोइंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइज कर लो, ऐसा थोड़ी होता है सर। तो देखो, सबसे पहले बोरिंग कॉस्ट होना चाहिए, एक्चुअल खर्च होना चाहिए, अंडरटेक एक्टिविटी डेटा नेसेसरी टू प्रिपेयर द असेट्स इंटेंडेड यूज और सेल के लिए। तो देखो ए बी तो मिल चुका था, लेकिन सी कंडीशन मेट ओनली 1 मार्च को, और कि वो भी केवल एक शिप से रिलेटेड। नो कैपिटलाइजेशन 31 मार्च 2000। इवन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इंडियन 31 मार्च को भी अगर आपको करना है, वो भी केवल 1 शिप का, जिसका कंस्ट्रक्शन 1 मार्च को शुरू हुआ है, विल बी कैपिटलाइज फ्रॉम 1 मार्च टू 31 मार्च। ऑल अदर बोरिंग कॉस्ट वुड बी एक्सपेंस, यानी ट्रांसफर टू पीएनएल, केवल 1 महीने का जो है आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। समझ गए बच्चों? ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला मुझे क्वेश्चन कराना था आपको, लेकिन अभी मेरी बैटरी लो हो गई है, मतलब मेरी नहीं, इसकी बैटरी लो हो गई है। कोई बात नहीं, चलो अभी चार्ज लगा लूँ मैं, फिर पहले फिर बात होती है। चलो, आई विल बी कम बैक।